हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स 69th प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस को लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन को देखेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से, और इसको लेकर आपकी जो राय बनेगी उसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से और 150 तक चलेंगे। फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 100 तक की एनालिसिस डालेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक की, ये हमने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन अभी हम डाल रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक का जो क्वेश्चन है, ये हमने अभी रिकॉर्ड किया है, हम इसे डाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 101 को देखेंगे, फिर इसके बाद से 102 को, ऐसे करके 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें आपको दो सूची दी गई है, सूची 1 एंड सूची 2। इसमें आपको सुमेलित करना है और आपको सही बताने हैं। पहला में है कि चरक एंड इसकी तरफ कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए चरक दिया है, ब्रह्मगुप्त है, ब्रह्मीर है और विशाखदत्त है। उसके अलावा गणित है, चिकित्सा है, नाटककार है और ज्योतिष है। देखिए आप चरक का नाम पक्का सुने होंगे। ठीक है, तो चरक जो है कि वो चिकित्सा से संबंधित है। बस अगर आपको इतना पता था कि चरक जो है कि चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते, क्योंकि ए का 2 होगा। ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह ए का 2 लिखा हुआ है, केवल बी में। ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा वो करेक्ट होगा। चरक जो है कि चिकित्सा से संबंधित है। बाकी भी आप मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक एक जगह और आपको इसमें ट्रिक देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर विशाखदत्त के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में देखा है कि देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस जैसी इन्होंने कई सारे चीज़ें लिखी हैं, जो बड़ी फेमस किताबें रही हैं। ठीक है, तो ये एक नाटककार थे। यहाँ से भी आप केवल डी का 3 एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये दो ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। तो चरक चिकित्सा, जो ब्रह्मगुप्त है वो आपको गणित, ब्राह्मीर जो है वो आपको ज्योतिष, एंड उसके अलावा जो विशाखदत्त है वो नाटककार। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 102 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहारों नौरोज को शुरुआत किया। तो इसका नाम जो है वो बलबन है, जो कि आपको दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेगा, ममलूक डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, भारत में दिल्ली सल्तनत कब शुरुआत की गई, कब शुरुआत हुआ और कब तक रहा, आप इसका डेट कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करिए। तो फारसी जो त्यौहार है नौरोज, उसकी जो शुरुआत है वो बलबन को दिया जाता है। ठीक है, लौह और रक्त की नीति भी इसने शुरू किया था। उसके अलावा बलबन के बारे में मध्य भारत के इतिहास में आप बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए कि नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। बेसिक से ये प्रश्न है। नाथपंथी, सिद्ध और योगी को आप नॉर्थ इंडिया के इतिहास में आप पढ़ते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है, तो 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो है कि ये नॉर्थ इंडिया में फेमस हुआ करते थे। ठीक है, और भक्ति धर्म को इसी क्षेत्र में इन्होंने लोकप्रिय बनाया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 104 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में लिखा है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओके, वुड डिस्पैच 1854, जिसे हम लोग भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आपको दो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, इनके आधार पर आपको सही बताना है। पहला कह रहा है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दो बातें आपको यहाँ पर टिक करने की जरूरत है। पहला कि उच्च शिक्षा और दूसरा अंग्रेजी। ओके, दूसरा कथन कह रहा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। आपको सही बताने हैं। देखिए दूसरा सही है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर जोर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, उच्च शिक्षा की बात कह रहा है, तो उच्च शिक्षा में सही बात है अंग्रेजी की। अगर यही माध्यमिक शिक्षा की बात होती या प्राथमिक शिक्षा की बात होती, तो माध्यमिक में वर्नाकुलर के साथ साथ जो है कि अंग्रेजी की बात थी, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें मातृभाषा में सिखाने की बात थी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है कि प्राथमिक के अंदर मातृभाषा, माध्यमिक के अंदर वर्नाकुलर और जो है कि अंग्रेजी, और उच्च में अंग्रेजी की सिफारिश इसने किया था। ओके, और महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ठीक है, तो वुड डिस्पैच 1854, आपको इस पर ध्यान रखना है। अब मुझे बताइए कि इस समय जो है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ओके, तो इसके लिए जो होगा हमारा सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। ठीक है, मैथिली भाषा जो कि बिहार का मिथिला रीजन के अंदर बोली जाती है। ठीक है, ओके, तो किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है कर्नाट राजवंश, जो कि 14वीं शताब्दी में राजा हरि सिंह देव 1324 ईस्वी में जो है कि इसकी नींव रखते हैं। ओके, तो मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान शुरुआत हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 179। यदि ध्रुव पर जो अगर बिंदु है अगर उनको मान लिया जाए तो 2 लाइन और बढ़ जाएंगी तो 181 हो जाएगा, लेकिन आपको 179 याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है
कि कोसी मैदान की कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर की। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108 देख लीजिए कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ओके, तो भारतीय मानक समय रेखा जिसे हम लोग 82.5 डिग्री 30 मिनट जिसे आप मानते हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के जो है कि मिर्जापुर से गुजरती है। ओके, और ये कर्क रेखा को कहाँ काटती है? तो कर्क रेखा आपको पता है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। आप कमेंट सेक्शन में 8 राज्य के नाम बताइए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो ये जो जगह है वो है बघेलखंड का। ठीक है, बघेलखंड के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ये चीज़ें होती हैं जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर सी। 109 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तराखंड की अगर आप जिला की बात करें तो उत्तरकाशी इधर जो है, उसके अलावा आप चमोली को देख लीजिए, पिथौरागढ़ देख लीजिए, और यहाँ पे ये जो है कि बागेश्वर होता है, उसके अलावा चंपावत है इधर, है ना। तो ये सब जो जिला है आप यहाँ पे हरिद्वार को देख सकते हैं। आपसे प्रश्न ये है कि तिब्बत जिला से जिला जो है कि उत्तराखंड का जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। ओके, ऑप्शन देख लीजिए, अल्मोड़ा है, उत्तरकाशी, चमोली दिया है। तो उत्तरकाशी की बात करें तो ये देख लीजिए तिब्बत वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो देखिए तिब्बत है तो तिब्बत से ये जो है कि उत्तरकाशी वाला जिला जुड़ा हुआ है। चमोली भी जुड़ा है, लेकिन अल्मोड़ा देखिए यहाँ पर है बेसिकली, तो ये नहीं लगा है, तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, मैपिंग से संबंधित प्रश्न है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा 110 नंबर क्वेश्चन अल नीनो के संबंध में है। अल नीनो के संबंध में, अल नीनो से संबंधित जो घटना है इसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। ओके, तो अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? एक बेसिक सा प्रश्न है। तो प्रशांत महासागर में, है ना, चिली के जो रीजन है उस क्षेत्र में आपको ऐसे ठंडी जलधारा, आपने देखा होगा जो जलधारा है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? ये जो ठंडी जलधारा जो चिल्ली के कोस्ट पे चलती है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो प्रशांत महासागर का ही बेसिकली क्षेत्र है। तो 110 का जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, आपको गलत बताने हैं। पहला कह रहा है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, कथन सेकंड है कि यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। अब देखिए, अब कोई भी ये प्रश्न पढ़ते ही इस स्टेटमेंट को सही कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसने थोड़ा भी विक्टोरिया झील के बारे में बात किया है तो जनरली ये कि सार्वभौमिक टाइप का ये स्टेटमेंट है कि अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। बिल्कुल ठीक बात है। जिस क्षेत्र की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें जहाँ पे कोई झील है, ठीक है, चाहे कोई नदी है, चाहे और भी कोई वेजिटेशन की बात करें, ठीक है, तो वो उस क्षेत्र के लिए महान ही होती है। एक सामान्य सी बात है जनरली। तो ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, ये सही होगा। गलत बताना है, यानी 2 जहाँ होगा, ठीक है, वो तो नहीं होने वाला, यानी सी तो पक्का नहीं होगा आंसर, क्योंकि गलत बताना है। चलिए अगला पढ़ते हैं कि इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। चौथा नंबर कह रहा है कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। ठीक है, ओके, देखिए ऑप्शन ए सही है कि इस क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी बड़ी झील है। पहली की बात करें तो कैस्पियन सागर का नाम आता है, दूसरा सुपीरियर झील, ठीक है, इसकी बात होती है। तो पहला हमारा सही हो जाता है, दूसरा भी हमारा सही है। ओके, तो ना ए होगा और ना ही बी होगा, क्योंकि हमें गलत बतानी थी। ठीक है, और ना ही सी होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। ओके, इसकी सीमा 4 देशों से लगती है, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या। नहीं, यहाँ पर रवांडा नहीं है, तंजानिया, युगांडा और केन्या है। इसका जो है कि विस्तार रवांडा तक है, लेकिन जो सीमा है वो रवांडा से लगती है, ऐसा नहीं कह सकते। तीसरा गलत है, और एकमात्र जलधारा नील नदी निकलती है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कोई बात नहीं, 3 और 4 इसका जो है कि गलत है, डी इस जो का करेक्ट होगा। 112 देख लेते हैं कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा कह रहा है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। दोनों जनरली एक दूसरे के क्या है, रिवर्स में है, एक दूसरे के गलत वे में लिखे हुए। कैसे? अगर इलाका जो है अगर मैदानी है, ठीक है, तो वहाँ पे 40 डिग्री होना चाहिए, और इलाका यदि जो है कि पहाड़ी है तो वहाँ पे 30 डिग्री का पैमाना है। ओके, और इससे अधिक की बात है, और मैदानी में 40 और इससे अधिक की बात है। ओके, तो सही पूछा जा रहा है, तो ना ही 1 और ना ही 2, तो 112 का ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। 13 क्या कह रहा है कि आपके सामने 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक में खोजकर्ता है, दूसरे में जन्मस्थान है। पहला जो नाम है वो है क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम, ओके, जिसने नई दुनिया की खोज किया 1492, नो डाउट। जैक्स कार्टियर, बी है सर फ्रांसिस ड्रेक, चौथा है डी नंबर है फर्डिनेंड मैगलन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो इटली से संबंध में था, तो एक हमारा 3 हो जाएगा, ए का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, अगला देखते हैं जैक्स कार्टियर जो कि फ्रांस से संबंधित है, तो बी का 4 यहाँ भी है और बी का 4 यहाँ भी है।
ओके, अभी नहीं पता चला। सर फ्रांसिस ड्रेक जो कि यूनाइटेड किंगडम से संबंध में है, तो सी का हमारा 2 हो जाएगा, अर्थात बी हमारा जो होगा करेक्ट ऑप्शन। बाकी फर्डिनेंड मैगलन जो है कि पुर्तगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 114 यूएई के रियासती राज्य, ठीक है, पूछा जा रहा है। आपको पता है 7 स्वतंत्र रियासत मिलकर जो है कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक देश बनाते हैं, ठीक है। उनके आपको ये रियासती जो राज्य है उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर बेसिकली दिया है। इसको ना आप लॉजिकली बहुत अच्छे से क्या कर सकते थे, इनकरेक्ट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे शारजाह है, अबू धाबी है, अजमान है, फुजरा है, और यहाँ पे दुबई है, और ये देखिए जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में ही बहरीन है और कुवैत है। ये तो दोनों देश हैं, ठीक है। तो ये कैसे यूएई का जो है रियासती राज्य बन सकते हैं, ये हमारा गलत हो गया। ओके, देखिए ध्यान से, और भी चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पे अबू धाबी है, बिल्कुल, दुबई है, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजराह और रास अल खैमा, ठीक है। ये बिल्कुल जो है कि आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ भी कुवैत लिखा है तो सी हमारा गलत हो जाएगा। उसके अलावा इसमें जो है कि अल कैन, फुजराह, रस अल खैमा, रियाद और दमन और ताइफ और दुबई, ठीक है। इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन आपको हो लॉजिकली यदि सोचे तो, लेकिन बी हमारा जो होगा करेक्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? नगरी, ठीक है, झारखंड के रांची जिले का ये गांव है नगरी। आपको ध्यान रखना है सुवर्णरेखा नदी के पास, नदी पर ही आपको हुंडरू जलप्रपात वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। इसे सोने की लकीर के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि झारखंड पीसीएस नज़दीक ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न जो है हमारा वो है निम्नलिखित में से 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य भारत में है? ओके, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर आप बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो बी हमारा गलत, सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, अर्थात ए नहीं हो सकता क्योंकि सही बताना था, और ना ही हमारा सी हो सकता है। ओके, यानी बी और डी में कोई हमारा सही होना चाहिए। ओके, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है वेस्ट चंपारण में, भारत में, ये आपको याद रखना, बिहार में बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये बहुत फेमस है बिहार का। ओके, तो ये हमारा सही होगा ही होगा। ओके, अभी भी हमको कन्फ्यूजन है कि ये इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। अगला देख लेते हैं, गजनेर की बात करें जो कि बीकानेर राजस्थान के अंदर आता है, तो तीसरा हमारा सही नहीं हो सकता, यानी डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये पहले ही नहीं होगा, यानी हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 1 और 4। भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य आपको नहीं भी पता है, तो इन 3 के आधार पर आप आंसर को रीच कर सकते थे। मुंगेर में आता है भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य, और वाल्मीकि वेस्ट चंपारण में, दुधवा जो है कि उत्तर प्रदेश में, गजनेर बीकानेर राजस्थान में। ओके, तो सही पता चल गया बी 1 और 4। गेंगेटिक डॉल्फिन से संबंधित है, जिसे हम लोग सूसू के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। बेसिकली जो ये सांस लेती है, तो सांस लेने के आवाज़ में सूसू की आवाज़ से इसको सूसू भी बुलाया जाता है। ओके, आपके सामने कुछ 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही बताना है। तो गंगा नदी डॉल्फिन को आईयूसीएन के रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय अर्थात इंडेंजर्ड के जीव के रूप में वर्गीकृत किया है। बिल्कुल ठीक बात है, इंडेंजर्ड के रूप में ये क्लासीफाई है, वर्गीकृत है। दूसरा है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बनाता है। एकदम बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है, दूसरा भी हमारा सही है। यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। बिल्कुल नेत्र नहीं है तो इको लोकेशन के इस्तेमाल से। ओके, चौथा, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि 2009 में हुआ था। तो ये जो चारों कथन है हमारे सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? पुनपुन है, बुढ़ी गंडक है, महानदा या नारायणी? नारायणी हमारा जो है कि करेक्ट है। गंडक नदी का नाम एक नारायणी है, जो कि आपको नेपाल से निकलती है। इसके अलावा इसके और भी नाम है, जैसे शालिग्रामी, सप्तगंडकी, गंडकी, काली गंडक। ओके, तो ये सब भी बातें आपको ध्यान रखनी है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई। आपको जमुई ध्यान रखना है, बिहार का जिला है जहाँ पर सोना मिलता है। 120 नंबर है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर किया गया है। गंडक, गंडक, ठीक है, ध्यान रखना है, त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है कि गंडक पर है। अब आपके सामने अभिकथन और कारण वाले प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न है कि अभिकथन में कि घाना तट पे सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। ओके, कारण है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अगर आपने ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, ज्योग्राफी के स्टार्टिंग में ही आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं, जो कि वेगनर से संबंधित है। वो पेंजी और पैंथलासा की कुछ बातें करता है, जिसमें कहता है कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। ओके, तो इसके लिए जो लॉजिक दी जाती है वो दी जाती है कि आज जो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हुए हैं, वो कॉन्टिनेंटली कुछ यहाँ की दूसरे पहले कॉन्टिनेंट और दूसरे कॉन्टिनेंट की कुछ कुछ बातें आपस में मैच करती है। इस आधार पर वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अभिकथन कारण जो है इसको सही से एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। क्योंकि घाना का जो तट है, जो सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, और ब्राजील के में सोने की सिराएं पाई जाती हैं, अर्थात दोनों जो है कि कभी एक साथ रहे हैं। ये महाद्वीपीय विस्थापन की बात कह रहा है। ओके, जो कि एक साथ संयुक्त होने के प्रमाण देता है। व्याख्या सही है, 1 से 21 का ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। ठीक बात है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करें। देखिए
यहाँ पे धारवाड़ चट्टान प्रणाली है, विंध्यन चट्टान प्रणाली है, कटनरी चट्टान प्रणाली है और तृतीयक टर्शियरी चट्टान प्रणाली है। आपके सामने इधर 4 बातें लिखी हैं। तो सुनिए, धारवाड़ जो चट्टान प्रणाली है वो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ए का जो है वो हमारा 3 हो गया, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इससे हम अगर सिर्फ इतना पता है कि धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है कि सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, तो आप आंसर को रीच कर सकते थे। ऑप्शन बी होगा इसके लिए हमारा करेक्ट। विंध्यन चट्टान जो प्रणाली है वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और कॉर्जाइट और सैल इस चट्टान की प्रणाली के मुख्य घटक है। काटनारी की अगर हम बात करें तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुए हैं। अगर हम तृतीयक की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो इस तरह से हम इस आंसर को ऑप्शन नंबर बी सही कर सकते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। ठीक बात है। ओके, दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिनमें ज्वारोन्मुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। मुझे पता है कि इस प्रश्न से आप सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है 21 द्वीप लिखा है। इसकी वजह से इस प्रश्न का आंसर आपको मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर आपको डुगोंग भी देखने को मिलेगा जिसे हम समुद्री गाय भी कहते हैं, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपको भारत और श्रीलंका के बीच का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो 123 का ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 124 देखते हैं कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो कि भूटान का कैपिटल है, ओके, का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। बताइए कि वहां पर क्या समय हो रहा होगा जब ग्रीनविच 0 डिग्री में, जो ग्रीनविच जो कि आपको इंग्लैंड का एक शहर देखने को मिलेगा जहां से समय मानक रेखा गुजरती है, जिसे 0 डिग्री हम लोग मानते हैं, में दोपहर 12 बजे का समय है। ठीक बात है। जो कि GMT है, जहाँ जो कि 0 डिग्री वाली लाइन है वहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के। तो पूछा जा रहा है कि जो 90 डिग्री पर भूटान जो है, थिम्पू जो है भूटान का एक शहर जो तो कैपिटल है, वहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा। देखिए, अब इस प्रश्न को आप बेसिक बना सकते हैं यदि आपने मैपिंग की अच्छी समझ रखते हैं तो। देखिए, पूरे ग्लोब को 360 डिग्री माना जाता है और 360 डिग्री को हम लोग 24 घंटे के अंदर क्या करते हैं, बराबर मानते हैं। तो अगर 360 डिग्री बराबर अगर 24 घंटा है तो 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 360, यहाँ पर अगर 1 घंटा अगर आप करेंगे तो 24 इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, कि जैसे अगर 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर क्या, 360 डिग्री अपॉन में 24, ओके। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 15 डिग्री मिलेगा, यानी 1 घंटा बराबर जो है कि 15 डिग्री होता है, ओके। अब आपको बेसिक बताना है कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, ठीक है। अब आपको 90 डिग्री के बारे में बात करनी है, तो 15 में 6 का अगर यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई यदि अपने राइट साइड में किया है तो लेफ्ट साइड में भी 6 का करना पड़ेगा, यानी 6 घंटा बराबर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री जाने में 6 घंटा को आपको प्लस करना पड़ेगा, अर्थात शाम के 6 बज रहे होंगे, क्योंकि दोपहर की बात कही जा रही थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी आधार पर जो है कि भारत में भी 82.5 डिग्री 30 मिनट जो है कि ईस्ट पर, और जो 0 डिग्री जो है कि अगर आपको से यहाँ पर समय हम लोग भारत की गणना कर पाते हैं, ओके। तो होपफुली आप समझ लिए होंगे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हमने शॉर्ट में भी डाला है अपने चैनल पे। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा है। आपके सामने 4 कथन है। पेट्रोलियम पदार्थ अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक बात नहीं है, क्योंकि अरावली पहाड़ी जो है कि रूपांतरित चट्टान है, ठीक है, और जो पेट्रोलियम भंडार होते हैं बेसिकली अवसादी में पाए जाते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। बी कह रहा है कि धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ठीक है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ठीक है। सुनिए, धारवाड़ के अंदर ना प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ना ही पेट्रोलियम वगैरह गैस वगैरह सब सारी चीजें पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली बेसिकली धात्विक चट्टान प्रणाली होती है। ध से ध आपको याद रखना चाहिए। तो धात्विक अर्थात ये सोना, लौह, कॉपर, मैग्नीज वगैरह पाए जाते हैं। तो ये भी गलत हो गया। सी, अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कोडरमा झारखंड में है। भारत की अब्रक राजधानी कही जाती है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में अब्रक आपको माइका देखने को मिलेगा। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कडप्पा श्रृंखला जो है कि आंध्र प्रदेश में आता है। ये अवसादी चट्टानें होती हैं जो कि बैराइट्स, चूना पत्थर, एस्बेस्टस आदि के लिए फेमस है, ना कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो डी भी हमारा गलत हो जाता है, ओके। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है 125 का। 126 की बात कर लेते हैं। सूची फर्स्ट में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची सेकंड में उनके स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ राजनीतिक दल है, सूची सेकंड में आपको स्थापना वर्ष देखने को मिलेगा। ये भी पूरी वीडियो जो है कि हमारे वीडियो वाले सेक्शन में आपको अपलोडेड मिलेगा। बिहार जो है कि जो BPSC प्रीलिम्स के अंदर पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड के अंदर ये अपलोडेड देखने को मिलेगा, जिसमें हमने ये टोटल क्वेश्चन की एनालिसिस कर रखे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ भी देखिए आपके सामने, यहाँ पर राजनीतिक दल स्थापना वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है। आपको पता है ये पार्टी टूट के बनी थी CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, जो कि 1964 की बात है। तो ए का 1 हो जाएगा।
तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि आपको एक ही पता है तो आप इसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ए का 1 एक ही जगह है। कोई बात नहीं, आप बाकी भी देख लीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी। बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बीएसपी जिसे बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, ठीक है। सी का जो है 4 है 1984। अगर आप ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें, ठीक है, तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर 1998, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में पार्टी देखने को मिलेगी। ठीक बात है, ओके। 127 की बात करें तो इसमें है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सदन अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। 120 की बात है। अगर इसको ही पलट के 210 कर दें यदि, तो ये राज्य विधानमंडल की बात हो जाएगी। ओके, तो ये एक बेसिक सा प्रश्न है। 128 में है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है, ठीक बात है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, ये भी ठीक है। और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल है, बिल्कुल सही है। 1+4 का जो है कि कॉलेजियम प्रणाली है भारत में, एक चीफ जस्टिस 4 अन्य वरिष्ठ, ठीक है। ये तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 से ये सही है। इससे पहले जो दूसरा न्यायाधीश मामला था उसमें ये 1+2 हुआ करता था, चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठ हुआ करते थे, ठीक है। तो तीसरा न्यायाधीश मामला जो 1998 की बात है उससे ये तय हुआ है। तो ये आप लोग बेसिकली कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश मामले भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आ जाइए, अगला दूसरा कह रहा है कि इसमें बेसिकली जो है कि 128 में ना आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, आपको सही बताने थे। दूसरा है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली आरंभ किया, नहीं है, जैसा भी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ये मामले के द्वारा बना है, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो दूसरा गलत होगा तो सी नहीं हो पाएगा। तीसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। अब ये तो बेसिकली सही बात है, अभी देखा हमने कि यही तो मामला है। चौथा जो है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती ने ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की। नहीं, फर्स्ट जज मामला नहीं था, बेसिकली दूसरा जज मामला से ये आया है, ठीक है। ओके, और जो न्यायाधीश PN भगवती थे ये फर्स्ट जज मामला से संबंधित हैं, ठीक है, जो कि जो है कि 1981 में ये केस आया था और इन्होंने कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ावा दिया था, ना कि कॉलेजियम सिस्टम की बात हुई थी। ओके, तो फोर्थ हमारा गलत हो जाता है, तो फोर्थ भी नहीं हो सकता, यानी डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है कि हमारा ए होगा, 1 और 3 हमारा सही है। ओके, 129 की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ओके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इसमें संशोधन किए गए। 1976 के अंदर हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है कुल, आपको गलत बताने हैं, ध्यान कीजिए, गलत बताने हैं। पहला कह रहा है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अब ये जो प्रश्न का मतलब आंसर होना चाहिए, ये आप करने चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी करते हैं तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, दूसरा कह रहा है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, नहीं, स्वर्ण सिंह समिति, आपको ध्यान है, इसमें 10 जो है कि जोड़े गए थे और वर्तमान में ये 11 है। ओके, तो ये भी बात आपको ध्यान है, तो दूसरा हमारा रखते हैं कि गलत हो जाता है। ओके, तीसरा कह रहा है कि इसने DPSP के अंदर जो कि निदेशक सिद्धांत जिसे है, यानी उसमें जो है कि अनुच्छेद 39A, 43A और 47 जोड़ा गया, नहीं 47 नहीं था, 48A जोड़ा गया। 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता, 43A में श्रमिकों की भागीदारी की बात है और 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात है। तो दूसरा और तीसरा हमारा गलत हो जाते हैं, यानी डी जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही बताने थे, तो बाकी सही हमारे हैं, ठीक है। इन जो भी प्रश्न है ना 126 से लेकर बेसिकली 126, 27, 28 और 129, इन सभी प्रश्नों की चर्चा आपको एक और वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जो कि BPSC CCE करके प्रीलिम्स पार्ट 1 या 2 में के अंदर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टियाँ क्या है। ये भी जो प्रश्न है ना बेसिकली 130 से लेकर 135 तक, ये भी हमने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ये शायद ये अगर ये पार्ट 1 में है तो ये पार्ट 2 में होगा पक्का, ये 1 में है तो ये 2 में होगा, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, वहाँ हमने डिटेल में इनकी चर्चा किया है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे जल्दी कर रहे हैं। तो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आदिम लक्षण के संकेत होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में सर्व, बिल्कुल ठीक बात है, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव होना, बिल्कुल ठीक बात है। ये चारों हमारे सही हैं। इसको लोकर समिति 1965 में जो बनी थी उन्होंने ये सारी बातें बताई थी, जो कि वैज्ञानिक तरीकों का सुझाव को संदर्भित करता है, तो डी हमारा करेक्ट है। 131 में है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के विचार का संदर्भ किस देश से आया है। बेसिक प्रश्न है, यूएसए से आया है। यूएसए से और क्या हमने अडॉप्ट किया है आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। कनाडा से अर्धसंघीय, आयरलैंड से DPSP, यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके अलावा और भी चीज़ें हमने अडॉप्ट की है, वो सभी बातें आपको पढ़ना चाहिए। इसीलिए तो कभी कभी कह दिया जाता है कि भारतीय संविधान भीख का कटोरा है क्या, ठीक है। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था मेंस में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, भीख का कटोरा नहीं है। उसके लिए आप क्या स्टेटमेंट क्या लिखनी चाहिए आपको आंसर, इन सब चीज़ों पर भी सोचिए, विचार करिए। ओके, 132 नंबर प्रश्न जो है वो है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है।
ध्यान रखिए अनुच्छेद 17 है, बेसिक सा प्रश्न है, आपको फंडामेंटल राइट जो कि 12 से लेकर 35 तक देखने को मिलते हैं, उसमें 17 नंबर में अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया। 22 जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन से संबंधित है, अवैध रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 14 के अंदर कानून के समक्ष समानता की बात कही। 15 के अंदर जो है कि आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति धर्म आधार पर आपको जो है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता आपके साथ, डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर में है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? 216 के अंदर है अनुच्छेद, राष्ट्रपति के पास है, बी हमारा सही हो जाएगा। 134 में प्रश्न है कि पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति की बात है, अनुसूचित क्षेत्र की बात है, जिसमें टोटल 10 स्टेट है, वो सारे यहाँ पे नाम लिखे हैं। वो वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने इस प्रश्न की काफ़ी अच्छे से चर्चा की है, ठीक है, तो जरूर देखिएगा आप सभी, ठीक है। वो बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर होगा। चलिए 135 में प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? बेसिक सा प्रश्न है ये, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरराज, कोई दिक्कत नहीं है, 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 136 देखते हैं। ये आपको इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंध में ये प्रश्न है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। ओके, प्रश्न में आपको 4 स्टेटमेंट है, आपको सही बताना है, ठीक बात है। ओके, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पे, ठीक है, फिर हम लोग इसकी अच्छे से जो सही होंगे वो बताएंगे। पहला कह रहा है कि निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। ओके, दूसरा है कि महामारी के से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। तीसरा है कि टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। चौथा है कि कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। आपको सही बताने हैं। अब लॉजिकली अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 नहीं भी पढ़ा है ना, तो आपको अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की थोड़ी बहुत भी समझ है तो इस प्रश्न को आप आंसर कर देंगे, नो डाउट आप कर देंगे। कैसे? देखिए, तीसरा क्या कह रहा? तीसरा कह रहा कि टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। क्या अर्थव्यवस्था के अंदर इस प्रकार का 100% की कोई बात होती है? जनरली नहीं। तो ये तीसरा हमारा सही नहीं होगा, यानी बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। ओके, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो बात ही नहीं करते हैं, 4 सही है। दूसरा बात करते हैं, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। बिल्कुल ठीक बात है, महामारी से पहले के जो स्तर थे उसमें इसमें वृद्धि हुई, क्योंकि महामारी तक जो है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में कम था, और महामारी खत्म होते ही उसके बाद से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई। बहुत तेजी से जो है भारतीय इकोनॉमी अपने आप को बदल रही थी, आपने देखा था इसको। ओके, तो दूसरा और चौथा जो है कि हमारा सही है। अगर हमें पहले के बारे में नहीं भी पता है तो हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो इसका निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई। अब कोई डायरेक्ट रोल नहीं है इसका कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के कारण या भागीदारी नहीं होने के कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना है, ठीक है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, 2 और 4। बिहार के गया जिला के वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5,98,000। फैक्चुअल क्वेश्चन है। 138, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर होते हैं उससे कौन से सही है? तो व्यय कृषि पर होता है, बिल्कुल प्लान बात है। ओके, और व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी होता है, ये भी प्लान होगा। व्यय जो है ब्याज भुगतान पे होता है, बिल्कुल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, तो व्यय जो है ब्याज भुगतान पे होता है, इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है, ये कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, बी इसका लिए करेक्ट हो जाएगा। 139, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में कौन सत्य नहीं है? देखिए, इसने वस्तु और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया। जब हम इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो विदेश बाहरी कंपनियां भारत के अंदर आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो वस्तु और सेवा व्यापार का विस्तार होगा, नई चीज़ें होंगी, बी सही है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ेगा, बिल्कुल डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग जानेंगे हमारे बारे में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आएगी, डी है। ऊपर से कोई नहीं, इस पर बात नहीं करते। ये देखिए कि निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, नहीं, ये आज भी समस्या है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन रुपया पतला होता जा रहा है। 139, तो ये जो होगा इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया, ठीक है। दूसरा है वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया, जो कि गलत है, 6.7 की बात थी। ओके,
पिछले 2 वर्ष में राजस्व संग्रह कम हो गया है, बिल्कुल बढ़ा है, ये कम नहीं हुआ है, ये बढ़ा है। आप बताइए राजकोषीय घाटा क्या है? कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जो है कि इसमें हमसे सही पूछा जा रहा है, तो 2 और 3 गलत है, तो 1 हमारा सही है। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ राज्य सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% तक पहुँच गया था। सही बात है, बी हमारा सही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन शामिल होता है जो कि आरबीआई देखता है, इसे आपको बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट की बात कह रहा है, सोना गोल्ड। तीसरा कह रहा है विशेष आहरण अधिकार अर्थात जिसे हम स्पेशल ड्रॉइंग राइट एसडीआर कहते हैं। चौथा है आरक्षित किस्त स्थिति जिसे हम लोग रिजर्व ट्रेंच पोजीशन कहते हैं। सही पूछा जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। ये चारों चीज़ें जो है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पार्ट है, जिसमें आपको फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, एसडीआर एंड रिजर्व ट्रेंच पोजीशंस भी देखने को मिलेगा। तो डी हमारा करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 142 में है उत्पत्ति के नियम अर्थात रूल्स ऑफ ओरिजिन। 4 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जा रहा है सही कौन हैंगे? तो उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, बिल्कुल सही है, रूल्स ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद में कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। ये भाई तो बहुत बेसिक बात है, बहुत कोर बात है, करेक्ट ही होना चाहिए। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, क्यों नहीं किया जाएगा? मेन बात है यही। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते प्रतिबद्ध, बिल्कुल सही बात है, 4 सही है, उपयुक्त सभी। 143 है शिशु मृत्यु दर से संबंध में है प्रश्न, कथन है 4, सही बताना है। तो यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। यहीं से गलत हो जाएगा, 1,000 होता है भाई, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, ए नहीं बी नहीं। सही बात है, 2-3 यहाँ भी 2-3 यहाँ भी है, यानी ये तो ऐसे ही सही है। 4 पर केवल बात करें तो देख भी लेते हैं। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, नहीं भी पता है कोई बात नहीं, सही है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, नहीं पता है, सही है। लेकिन चौथा देखिए कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश सेकंड पे था। चौथा गलत है, पहला गलत है, अर्थात 2 और 3 सही है। 144 एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। 4 है, सही बताना है। किसी देश के व्यक्ति द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, भाई साहब कोई व्यक्ति पूंजी को संचय अधिक करता है तो क्या मानव पूंजी निर्माण में बेहतर व्याख्या कर पाएगा? इसको नहीं कर पाएगा। उसमें तो देश के लोगों को ज्ञान, कौशल, अस्त्रों और क्षमताओं में वृद्धि करने को कहते हैं। 4 हमारा सही है, केवल 4। इसमें यह अधूरा है क्योंकि ज्ञान में वृद्धि करने को नहीं कह सकते, अधिक पूंजी नहीं है, कौशल अस्त्र में सिर्फ नहीं, कौशल और ज्ञान दोनों चाहिए, जो कि पूरा स्टेटमेंट 4 के अंदर है, केवल ए, केवल 4। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 145 दिवाला जिसे बैंकरप्टी कहते हैं, बैंकरप्सी, और शोधन अक्षमता जिसे इंसॉल्वेंसी कहते हैं, संबंध में आपको जो है कि सही बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि शोधन अक्षमता जिसे इंसॉल्वेंसी से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। इंसॉल्वेंसी एक स्थिति है, ठीक है ना, फाइनेंशियल एक सिचुएशन होता है, तो ये है फाइनेंशियल सिचुएशन कि नहीं पे कर सकते। दिवाला बैंकरप्सी, भाई साहब ये कानूनी प्रक्रिया है जहाँ देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, कानूनी प्रक्रिया है ये निष्कर्ष है। तीसरा यही है कि शोधन अक्षमता एक अवस्था है अर्थात फाइनेंशियल सिचुएशन है, जबकि दिवाला निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तो 1 2 3 जो है कि हमारे करेक्ट है। एक्चुअली यहाँ चौथा भी सही है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता जो है कि IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक है। बिल्कुल 2016 में कानून आया था, बिल्कुल इसके पास लीगल राइट है IBBI के पास, तो चौथा भी सही है हमारा, पर पता नहीं ऑप्शन इसमें है ही नहीं चौथा, ठीक है। बी मानिए 1 2 3, ठीक है, पर चारों सही है, ठीक है। 146 औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956 की बात है, औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956। आपको पता ही है कि इसे पीसी महालनोबिस का क्या रोल था। ओके 147 PLI के संबंध में प्रश्न है, प्रॉफिट लिंक इनिशिएटिव उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। गलत पूछ रहा है। पहला है कि योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को पेशकश करती है, ठीक है। दूसरा, इस योजना में आवेदकों को 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। अब ऐसे कैसे हो सकते हैं, दुनिया भर के MSME है, उत्पादन के बहुत सारे सेक्टर हैं, तो दूसरा जो है कि हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। ओके, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्ष अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं का शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर
लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है, 5% का है, तीसरा गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, अर्थात हमारा ए सही हो जाएगा 2 और 3। पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी जिसे कहते हैं, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म सेक्टर है ना, ये सब शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो 1 और 4 सही है, 2 और 3 जो है कि गलत है हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वामित्व योजना के संबंध में प्रश्न है, आपसे गलत पूछा जा रहा है। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्य करता है। स्वामित्व योजना बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में है, ना कि खान मंत्रालय में। पहला हमारा जो है कि गलत हो जाता है। ओके, तो पहला हमारा हो गया गलत। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ना, वो है 1 और 3। सी जो है कि हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें गलत बताना है, ध्यान रखिएगा। 1 और 3 हमारा गलत है, यहाँ गलती से हमने 2 और 3 पे मार्क कर दिया है। सी 1 एंड 3, देखिए यहाँ पे यह योजना CORS, जिसे हम लोग कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन कहते हैं, कि नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। सही बात है। यहाँ पे देखिए CORS का मतलब यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का नहीं, यहाँ पे जो लिखा है वो सही है, कॉन्टिन्यूसली और ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। तो तीसरा गलत हो गया हमारा, पहला गलत हो गया। तो ठीक है, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। ओके, 149 की बात कर लेते हैं कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का जो परिणाम है वो क्या क्या हो सकता है। आपको पता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, राष्ट्रपति। ओके, तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो क्या दिक्कत है, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं। अरे है भाई, क्यों नहीं आता? देश में फाइनेंशियल स्थिति है, नहीं कैसे हो सकता? गलत है, दूसरा हमारा गलत है। 1 पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट 3 है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के वेतन भत्ते को कम कर दे सकते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने पर धन विधेयक जस्टिस के उल्टा है, इसमें नहीं लिखा था, इसमें लिखा है कि हाँ किया जाएगा। तो 1, 3, 4 जो होगा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 150, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है? स्टैगफ्लेशन की बात करें, मुद्रास्फीति जनित। ओके, चलिए, पहला है कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। ठीक बात है, बिल्कुल स्टैगफ्लेशन को ला देगा। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन का डेफिनेशन ही यही है कि जन इकोनॉमिक कंडीशन कैरेक्टराइज बाई स्टैग्नेंट ग्रोथ यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो प्रोडक्शन कह सकते हैं, प्लस इन्फ्लेशन, मतलब प्राइस राइज कर रहा है। देखिए यहाँ पर है वो कि सरकारी खर्चा बढ़ रहा है, जिससे इन्फ्लेशन आ रही है भाई। औद्योगिक उत्पादन, बिल्कुल सही बात है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ गई तो आर्थिक सुस्ती आ जाएगी। अब देखिए तीसरा है कुल मांग और उपभोक्ता में खर्च में कमी। ठीक है, ये स्टैगफ्लेशन के अंदर कंसीडर नहीं की जाती है। तीसरा, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण इंडिया पर अब इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो तीसरा फोर्थ नहीं होगा। 1 और 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा सही है। तो होपफुली हमने आपको 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन की चर्चा कर दिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जो वीडियो है हमारा, ये बेसिकली हमने पुराने समय में पहले ही हमने इसे क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। ठीक है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छी नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे चलिए शुरू कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन की यदि हम थोड़ी बात करें तो कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में आया था। 1946 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये हमारा कैबिनेट मिशन भेजा गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू डिस्कस द पावर ट्रांसफर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन पॉलिटिकल लीडर। और उसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव में ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी इसमें ही मेंशन था। और इसमें जो 3 मेंबर थे, इसके जो मेंबर थे उसमें 3 नाम हमको देखने को मिलता है। जो पहला नाम था वो था पैथिक लॉरेंस का नाम था, एबी अलेक्जेंडर का नाम था। और जो तीसरा नाम था वो था हमारा स्टार्टफोर्ड क्रिप्स का नाम था। स्टार्टफोर्ड क्रिप्स का नाम था, ना कि जे एंड्रयूज का नाम था। जे एंड्रयूज का नाम नहीं था। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सदस्य नहीं था, तो जे एंड्रयूज इसमें सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, चलिए इसको पढ़ते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, इसको सेफ्टी वाल्व थियरी कहते हैं। और ये जो सेफ्टी वाल्व थियरी है, और इसमें जो बात कही गई ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी, किसका स्टेटमेंट है? तो ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना है वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। आईएनसी का जो है कि गठन हुआ था। और इसका गठन ही इसीलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल लेवल पे सॉल्यूशन चाहती थी।
पॉलिटिकल लेवल पे सॉल्यूशन चाहती थी। आपको पता होगा कि 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 जैसा रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर नहीं चाहती थी। इसलिए वो चाहती थी कि चीज़ों को जो है कि हम पॉलिटिकल लेवल पर डील कर पाएँ। उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो आईएनसी का जो गठन था, इसकी स्थापना थी, इसका सपोर्ट किया था और इसीलिए लाला लाजपत जी ने इसको कहा है कि ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व थियरी। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट से संबंधित कब जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ करता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता था, उसमें फंडामेंटल राइट से संबंधित रिजोल्यूशन कब पास किया गया था और किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो ये था कराची सेशन। सेशन कराची सेशन जो 1931 में हुआ था। कराची आपको पता है इसमें पाकिस्तान में पड़ता है और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके जो थे वो प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपको ये पता चल गया, कराची सेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1857 के विद्रोह की विफलता में से निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि इसका जो शुरुआत था वो मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने इसका शुरुआत किया था और इसका जो है कि पूरे पान इंडिया लेवल पे नहीं हो पाया। उसके पीछे क्या कारण रही थी और इसके फेलियर होने के पीछे भी क्या कारण रही थी, तो आप इसको देखेंगे तो इसमें अंग्रेजों की सैन्य की श्रेष्ठता थी। कहने का मतलब उनका अंग्रेज की जो सेना थे वो हमसे बेहतर थे। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। कहने का मतलब जो इसमें रेबल्स थे उनके पास डिड नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी। उनके पास कोई यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, वो बस ऐसे ही विद्रोह कर दिए थे। देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। इसमें भारत के सभी वर्गों से के सोसाइटी से इसमें क्या समर्थन नहीं मिला था, तो इसलिए इसमें लैक दिखता है। इसलिए जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसके लिए जो होगा हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि हमारा करेक्ट है इसके लिए। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का वह रसोई है जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो इसका नाम जो है वो आप कमेंट कीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं, बटक मियां इनका नाम था। इन्होंने चंपारण मूवमेंट के दौरान, चंपारण जो मूवमेंट था 1917 में, उसके दौरान ये घटना देखने को मिली थी। और इसमें जो जमींदार थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए इस साजिश को रचा गया था। तो लेकिन बटक मियां ने गांधी जी की जान बचा ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1937 टू 1938 के दौरान बिहार में बख्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बख्त आंदोलन, बख्त जो है कि बख्त मूवमेंट की बात करें तो बख्त मूवमेंट जो है कि ये बिहार में जो आयोजित किया गया था, उनका नाम है जिनके द्वारा किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये बख्त मूवमेंट को क्या किया गया था, ये आयोजित किया गया था। बख्त का एक्चुअली देखेंगे आप यदि तो बख्त का जो हमारा मीनिंग होता है, बख्त का मतलब जो होता है वो होता है बख्त, अगर हम बात करें बख्त की तो बख्त का जो मीनिंग होता है, बख्त मीन्स होता है सेल्फ कल्टीवेटेड मतलब ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसपे किसान खुद ही जोत करना चाहता था, उसको सेल्फ कल्टीवेटेड बोलते हैं। आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो थी वो शुरू की थी जमींदारी सिस्टम। इससे जो हमारे पीजेंट थे वो खुश नहीं थे। वो खुद अपनी ही लैंड पे खुद फसल को उगाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि जमींदार का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। इसलिए इस बख्त मूवमेंट को शुरू किया गया था और इसमें पीजेंट की मांग थी सेल्फ कल्टीवेटेड, कि वो खुद अपना खेत चाहते थे और उसपे खुद ही उगाही करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कुछ घटनाएं दी गई हैं वो ये है और ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? कहने का मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो चलिए इनकी बात यदि हम करें तो होम रूल मूवमेंट है पहला। उसके अलावा आप देखिए तो दूसरा जो हमारा है वो है सूरत स्प्लिट। दूसरा हमारा है सूरत स्प्लिट। तीसरा जो है वो हमारा है खेड़ा सत्याग्रह। चौथा जो है वो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इन सभी की अगर हम बात करें तो होम रूल मूवमेंट जो था आपको पता होगा ये 1916 में हुआ था। इसके दो फेमस लीडर थे, एक थी एनी बेसेंट और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। सूरत स्प्लिट आपको पता होगा 1907 में हुआ था और इसमें जो है कि जो कांग्रेस थी वो दो वर्गों में बढ़ चुकी थी। एक थी जो मॉडरेट थे, इसको नरम दल कहा गया, और दूसरे जो थे वो थे एक्सट्रीमिस्ट, इनको जो है कि गरम दल कहा गया। आपको खेड़ा सत्याग्रह के बारे में भी पता होगा। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 में हुआ था और अगर हम बात करें मार्लियामेंटो रिफॉर्म की तो ये 1909 में हुआ था। चलिए हम ये खेड़ा के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो खेड़ा जो था कि फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। इसको फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। गांधी जी का ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी है। तो चलिए अगर इसके हम सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
उसके बाद से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, उसके बाद से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उसके बाद से ऑप्शन नंबर जो है कि 3। ये हो सकता है या ऊपर से नीचे हो सकता है। ऊपर से नीचे कहने का मतलब ये है कि मतलब सबसे पहले हो सकता है हमारा 3, उसके बाद हो सकता है हमारा 1, उसके बाद हमारा हो सकता है 4th और फिर हो सकता है 2। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, 1 का कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई क्रम नहीं दिख रहा है, तो 2, 4, 1, 3 दिख रहा है क्या? तो 2, 4, 1, 3 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है कि और इसमें दे रखा है 2, 1 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो लॉर्ड लिटन की यदि हम बात करें, लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल वो इंडिया का वाइसरॉय थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इनका इनका जो काल है वो इंडिया के अंदर जो था वो था आपका 1876 से 1880 तक। इनके समय में कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए, उनमें जो पहला पॉइंट है वो है अपना आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो है वो पास किया गया था 1878 में। उसके बाद जो था वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो था ये था 1878 में, ये भी था। और उसके बाद स्ट्रेची कमीशन, स्ट्रेची कमीशन ये था हमारा 1888 में। इसके बाद जो भारत का वाइसराय ऑफ इंडिया वाइसराय जो बने वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन और ये भारत का ये भी वाइसराय थे और ये थे 1880 से लेकर 1884 तक भारत का वाइसराय रहे। और इनको हम लोग गुड वाइसराय ऑफ इंडिया भी कहते हैं, गुड वाइसराय ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इन्हीं के समय में इलवॉट बिल पास किया गया था। इन्हीं के समय में इलवॉट बिल पास किया गया था और ये समय था 1883 का। तो चलिए इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा कि संबंधित नहीं है, तो इलवॉट बिल से कौन संबंधित है? रिपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद से किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो लिखते हैं इसको बैटल ऑफ बक्सर के बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर ये 1764 में हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस 3 लोग थे, एक नवाब ऑफ अवध, दूसरा नवाब ऑफ बंगाल और तीसरा जो इसमें थे वो थे आपके ये मुगल अंपायर से थे, शाह आलम द्वितीय। इसमें जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और इसी के बाद से एक ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी का जो नाम था वो था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया। इस ट्रीटी की जो मेजर बातें थी वो थी कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कलेक्शन का राइट दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कलेक्शन का राइट दिया गया। कहाँ पर? वो था बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में टैक्स कलेक्शन के राइट को इन लोग से लेके और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और इसके बाद यदि हम बात करें थोड़ी सालबाई संधि का, तो इसमें मतलब ट्रीटी ऑफ सालबाई की, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठा अंपायर के बीच था। और ट्रीटी ऑफ बसाइन भी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठा था। ट्रीटी ऑफ सुगौली जो था वो था एंग्लो नेपाली वार के बाद, एंग्लो नेपाली वार के बाद इसे साइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसके लिए आपको पता चल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इलाहाबाद संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 1632। 1632 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पटना में अपना एक कारखाना खोला था। करंट में जो इसका नाम है वो है पटना कलेक्ट्रेट। करंट में इसे पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है अहमदाबाद हड़ताल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो ये है अहमदाबाद स्ट्राइक। अहमदाबाद स्ट्राइक आपको पता होगा 1918 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, बिहार में कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो इसका जो जैसे ही बिहार केसरी कहा गया आपको पता चल गया होगा कि ये श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह, श्री श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह बिहार के फर्स्ट सीएम है बिहार के। ये बिहार के अंदर 1947 से लेकर 1961 तक सीएम के पद पे रहे और इन्हीं की अभी 136वीं 136 बर्थ एनिवर्सरी पर बिहार के एक बहुत फेमस टीचर है खान सर, उनको बिहार केसरी के अवार्ड से नवाजा गया था। इसलिए क्वेश्चन न्यूज में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो चंपारण आंदोलन में कि जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? बिल्कुल सही कि जो हमारा चंपारण मूवमेंट था, चंपारण जो मूवमेंट था जो 1970 में हुआ था, उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए? तो इसमें जो है इसको एड्रेस करने के लिए स्टेप टू एड्रेस द इशू को इसमें जो कदम उठाई थी वो चंपारण कृषि समिति की स्थापना, इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। इसके बाद से ये हुआ था क्योंकि आप देखिए अगर बाकी ऑप्शंस को पढ़ें तो इन्फोर्स द स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज मार्शल लॉ इन द रीजन, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डिक्लेयर द चंपारण एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपॉइंटेड महात्मा गांधी एज द गवर्नर ऑफ चंपारण, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इधर हिंदी में थोड़ा अलग
चंपारण कृषि समिति की स्थापना डी पर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको 2 लिस्ट दिए गए हैं और इनको जो है कि हमें मिलान करना है। तो भारत सेवक समाज ये हमारे गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। आत्मीय सभा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है। तो चलिए हम इसका बात करें तो ये है हमारा ए का 2, बी का जो है वो क्या है फर्स्ट एंड सी का जो है कि हमारा थर्ड 2 1 3। तो 2 1 3 देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट है कर्नाटक। अंबाबाई अंबाबाई से रिलेटेड कुछ अगर बात हम करें तो अंबाबाई तो आपको पता चल गया कि ये कर्नाटक से रिलेटेड है। कर्नाटक से रिलेटेड है और इनका जन्म एक ऑर्थोडॉक्स क्या कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनका जन्म ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में। इनका जो शादी था ना ये जो मैरिड हो गई थी ये एज ऑफ 12 पे इनकी मैरिड हो गई थी और ये विडो भी हो गई थी। ये मतलब विधवा भी हो गई 16 की एज पे। इसके बाद भी इन्होंने बेहतरीन इंडियन फ्रीडम फाइटर के रूप में जानी जाती है। कर्नाटक से रिलेटेड थी ये। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कुछ कोट किया गया है जिसमें ग्रेट को ये लिखा गया है। चलिए हम इसे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ग्रेट को लिखा गया है 7182222620 और मॉन्क को भी कोट किया गया लिखा गया है 13121411 और हमें बताना है इसे क्या लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें। हमें पता है अल्फाबेट का एक जो फॉरवर्ड वैल्यू होता है वो ये होता है फॉरवर्ड पोजीशनिंग वैल्यू और जो इसका बैकवर्ड पोजीशनिंग वैल्यू होती है वो कुछ ऐसे होती है। ऐसे बैक करके कर लेंगे तो इसका बैकवर्ड पोजीशन वैल्यू जैसे ए का फॉरवर्ड वैल्यू 1 और इसका बैकवर्ड वैल्यू कितना हो जाता है 26 हो जाता है। ठीक है तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो अगर जी की बात करें तो जी को अगर यहाँ 7 लिखा गया यानी ये जी का क्या है फॉरवर्ड वैल्यू है। फिर यहाँ आर की बात करें तो आर को 18 लिखा गया। चलिए आर की बात करें तो आर की जो फॉरवर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है 18 होती है। अगर हम ई की बात करें तो ई का जो फॉरवर्ड वैल्यू होता है वो आपको पता है कि ई की फॉरवर्ड वैल्यू 5 होती है पर यहाँ लिखा गया है 22। इसका मतलब इसका पहले बैकवर्ड देखते हैं। तो बिल्कुल देखिए ई का जो बैकवर्ड वैल्यू है वो कितना है 22 है। तो इसका ई का बैकवर्ड वैल्यू लिखा गया है। फिर हम ए की बात करें तो ए का भी 26 लिखा गया मतलब इसका बैकवर्ड वैल्यू है। टी की बात करें तो टी की 20 लिखा गया यानी टी का जो है ये फॉरवर्ड वैल्यू होगा। चलिए हम लोग मॉन्क में ऐसे ही बात करते हैं। तो जो मॉन्क को लिखा गया है इसमें आप देखेंगे एम को 13 लिखा गया है यानी एम का क्या है फॉरवर्ड वैल्यू है। वो का जो है कि यहाँ पर 12 लिखा गया है जबकि वो की फॉरवर्ड वैल्यू 15 होती है। इसका जो बैकवर्ड पोजीशनिंग वैल्यू होती है वो होती है हमारी 12 यानी इसको बैकवर्ड लिखा गया है। अब इससे एक चीज की हमें आइडिया लग जाती है कि जितने हमारे वॉवेल्स हैं ना उनकी जो है कि बैकवर्ड वैल्यू लिखी गई है। उनकी जो है कि हमारी बैकवर्ड पोजीशन वैल्यू लिखी गई है और जितने कॉन्सोनेंट्स हैं इनके फॉरवर्ड पोजीशन वैल्यू लिखा गया है। फॉरवर्ड पोजीशन वैल्यू लिखा गया है। तो चलिए इस आधार पे हम लोग इसको पहले कोड करते हैं। तो वी जो कि है एक आपको पता है वॉवेल्स ए ई आई ओ यू ये होते हैं। तो चलिए वी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है तो वी का जो फॉरवर्ड वैल्यू कितनी होती है तो वी का फॉरवर्ड वैल्यू लिखा जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो 22। आई जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है तो आई की बैकवर्ड वैल्यू लिखी जाएगी। तो आई हमारा कहाँ पर है आई का हमारा जो फॉरवर्ड वैल्यू होता है वो 9 होती है। इसकी जो बैकवर्ड वैल्यू होती है वो होती है 18। तो 22 18 देखिए 22 और 18 दो जगह हमारा मिल रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो एलिमिनेट हो गया। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो जी का तो जी हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसका जो है कि फॉरवर्ड वैल्यू लिखा जाएगा। तो जी का वैल्यू कितना हम लोग लिख देते हैं 7। देखिए अभी भी 7 है यहाँ भी 7 है। तो चलिए एक और आगे लिखते हैं ओ का जो फॉरवर्ड वैल्यू होता है वो आपको पता है 15 बैकवर्ड वैल्यू 12। तो 7 के बाद से 12 यहाँ है और यहाँ नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा बी इज द राइट आंसर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। इस ग्रुप्स में कौन ऑड है इसे आप लोग लिखिए। तो चलिए सबके पहले पोजीशनिंग वैल्यू हम लोग लिखते हैं फटाफट बी एच के एम। अगर इसकी पोजीशनिंग वैल्यू की बात करें तो बी का पोजीशन आपको पता है 2, एच का पोजीशन आपको पता है 8, के का पोजीशन आपको पता है 11 और जो हमारा एम का पोजीशन होता है वो होता है 13। ठीक है उसके बाद हम लिखते हैं क्यू डब्ल्यू जेड बी। क्यू का जो पोजीशनिंग वैल्यू होती है वो हमें पता है कि ये होती है 17। डब्ल्यू का जो पोजीशनिंग वैल्यू है वो है 23, जेड 26 आपको पता है बी 2। ये हम लोग फॉरवर्ड पोजीशनिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। जो आगे आते हैं एम एस वी एक्स। अगर हम इसकी बात करें तो एम में की जो पोजीशनिंग वैल्यू है फॉरवर्ड वो है 13, एस का जो होता है वो हमारा होता है 19, वी का जो है वो है 22 एंड एक्स का जो है हमारा है वो है 24। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग डब्ल्यू सी जी जे। डब्ल्यू का जो हमारा पोजीशनिंग वैल्यू होता है वो होता है 23, सी का 3, जी का जो हमारा पोजीशनिंग वैल्यू है वो है 7 और इसमें हम लोग जे का जो पोजीशनल वैल्यू देख रहे हैं वो है हमारा 10।
अगर हम इसको हमको जो है कि इसमें से ऑड फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑड है, तो आप देखिए गौर से, तो सब में 2 हमारे इवन एंड 2 ऑड दिए हुए हैं। ये इवन नंबर है, आपको पता है इवन वो होता है जिसमें 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवीजन लग जाए, और इसमें 2 से पूरी तरह ऑड जो होता है जिसमें हमको 2 से डिवीजन नहीं लगता है, इसमें रिमाइंडर 1 हमारा बच जाता है। तो यहाँ पे 2 इवन 2 ऑड, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ भी 2 ऑड दिया है, 2 इवन दिया है। उसके अलावा यहाँ भी हमारा 2 ऑड दिख रहा है, 2 इवन दिख रहा है। पर इस केस में ऐसा क्या है कि हमारे पास 3 ऑड दिया हुआ है और 1 इवन दिया हुआ है। इस तरह से हमें पता लग गया कि ये जो है वो हमारा ऑड है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे गैप्स दिए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा +6 का गैप है, यहाँ पे जो है हमारा +3 का गैप है, और यहाँ पे जो है वो हमारा +2 का है ना। बी से एच जाने में +6 करना पड़ेगा, क्योंकि बी की जो पोजीशन वैल्यू 2 और इसका 8, तो इसमें 6 का, 3 का, 2 का। यहाँ यदि हम बात करें तो ये जो 17 से हम 23 जाएंगे, यहाँ भी +6 का, यहाँ से अगर यहाँ हम जाते हैं तो यहाँ हमारा +3 का, पर यहाँ से यहाँ जाएंगे हम लोग तो जेड से जब हम बी की तरफ जाएंगे तो जेड पे हम लोग एंड होता है, उसके बाद से हमारा ए फर्स्ट एंड सेकंड से शुरुआत होता है, तो यहाँ पे कितने का गैप है, +2 का गैप है ना। जैसे जेड पे मान लीजिए कि हमारा 26 समाप्त हुआ और ए फर्स्ट एंड बी सेकंड, तो +2 हो गया। यहाँ भी बात करें तो एम और एस जाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, +6, यहाँ से यहाँ जाने पे हमें कितना करना, +3, वी से और एक्स जाने पे हमें कितना करना पड़ा, देखिए वी के बाद से हमारे एक्स जाने पे +2, तो +2। अब इस केस की बात करते हैं, डब्ल्यू से सी जाना है, तो डब्ल्यू से सी जाना है तो हमें +20 करना पड़ेगा। सी से हमें जी जाना है तो हमको +4 करना पड़ेगा। जी से हमें जे जाना है तो आप देख रहे हैं कि हमें +3 करना पड़ेगा। मतलब ये जो है ये हमारा ऑड है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, हमने आपको दोनों करके दिखा दिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 4 ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी आर लोकेटेड एट एम एंड ओ एंड पी। कंपनी के 4 ब्रांचेस ये 4 अलग-अलग पॉइंट पे लोकेटेड है। एम इज द नॉर्थ ऑफ एन, एम जो है वो एन के कहाँ पर है, नॉर्थ में है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि पी इज इन साउथ ऑफ ओ, पी इज साउथ इन ओ, तो नहीं इसको छोड़ते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन नहीं दिख रहा हमको एम और एन के बीच। अगला कह रहा है कि एन इज साउथ ईस्ट ऑफ ओ बाय 1 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड बी इन किलोमीटर। तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है मैप के बारे में, हमारा जो नॉर्थ होता है वो अप साइड होता है, इसके डाउन साइड साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और आपको पता है कि यहाँ पे जो साउथ ईस्ट होता है ये जस्ट हमको बीच बीच जो लाइन चली जाती है ये हमारे साउथ ईस्ट बताती है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में, इसलिए साउथ ईस्ट है ये। ठीक है, ये जो एंगल होगा ये आपको पता है कि ये 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इस बेस पे चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ कह रहा है कि एम इज इन द नॉर्थ ऑफ एन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। चलिए देखते हैं हम लोग, हम एक पहले एक सीधी लाइन खींच देते हैं, और यहाँ देखिए ये कोई पॉइंट जो है एम दिया गया है जो एन के नॉर्थ में है, और इसके बीच जो है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आगे देखें तो आगे दिया है कि पी इज द, तो पहले इसको नहीं ड्रॉ करते, पहले यहाँ पे देखते हैं कि एज एन इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ ओ, एन जो है वो के साउथ ईस्ट में है, यानी वो यहाँ पर होगा, और इसके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो ये यहाँ पर होगा। देखिए इसका साउथ ईस्ट है, जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया था, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, और वो जो है कि वो हमारा यहाँ पर है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 1 किलोमीटर। ठीक है, और फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये हमारा जो पॉइंट कर रहा है पी इज इन द साउथ ऑफ ओ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। ओ के साउथ में हमारा जो पॉइंट है वो हमारा पी दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पर ठीक कैप्चर कर लेते हैं, हम थोड़ा यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ी लाइन गड़बड़ हो गई है। तो ये जो है हमारा पी दिया हुआ है, जो कि ये हमारा पॉइंट पी दिया हुआ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अपनी क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो एम और पी के बीच कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, एम और पी के बीच। चलिए एम और पी से हम एक लाइन मिला लेते हैं, और इसी के बीच हमें ये एम और पी के बीच का डिस्टेंस बताना है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से इस लाइन को हम ऐसे मिला लेंगे। मान लेते हैं पॉइंट क्या है हमारा, ई है, फिर हम एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, और हम इसे भी मिला लेते हैं, और ये हम अपना पॉइंट डी मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर का, आपको पता है जैसे ये साउथ ईस्ट है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, ये हमारा 45 डिग्री का बनेगा। यहाँ भी एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा, वो हमारा 45 डिग्री का बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम जस्ट इसको अलग कर लेते हैं। ये एंगल जो है वो हमारा, ये एंगल हमारा 45 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका नाम है ओ और एन, और ये हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको करने का प्रयास करते हैं। और ये डिस्टेंस दिया है 1, ये 1 किलोमीटर दिया है, तो हमको इसको निकालना है। मान लीजिए कि हम इसे एक्स लेट कर लेते हैं और इसे हम वाई लेट कर लेते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे आपको पता होगा, हमने क्लास 10 में पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ से आपको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो चलिए इस चीज का यूज करके हम निकालेंगे। देखिए तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 45 डिग्री दी है, तो यहाँ से हम यूज करके यहाँ पर परपेंडिकुलर की हम वैल्यू करें, तो परपेंडिकुलर एक्स मान लीजिए 45 डिग्री के लिए अगर सॉल्व करें तो परपेंडिकुलर ये है, तो ये हमारा हो जाएगा
एक्स और अपॉन में यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनस दिया है वो 1 दिया है। हमें एक और चीज़ पता है, इसकी जो वैल्यू होती है 45 डिग्री की वो होती है √2 एक्स अपॉन में 1। तो दिस इम्प्लाइज हमारी जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2, यानी ये जो हमारी एक्स की वैल्यू है ये हमारा आ गया 1/√2। आगे भी अगर हम इसको देखें तो हमारा इसी के सिमिलर जो होगा y की वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि वो भी 45 डिग्री एंगल पे है, तो भी हमारा y की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। मतलब ये भी जो है वो हमारा 1/√2 हो गया। अब जब ये an की वैल्यू 1/√2 हो गया तो हमारी pv की वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, AP निकालते हैं। तो AP निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा कि OP की वैल्यू जो दे रखा है, मान लीजिए यहाँ से AP अगर हम निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से AP निकालना चाहें तो AP जो दे रखा है ये OP में से अगर हम OA को माइनस कर दें तो हमारा AP निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम OP में से OA को यदि हम माइनस कर दें तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। OP की वैल्यू हमारा दे रखा है 2। देखिए ये OP की वैल्यू हमारा टोटल 2 किलोमीटर दे रखा है और OA की वैल्यू हमने निकाल लिया जो कि आया है 1/√2। चलिए इसको हम लोग सॉल्व यदि करें तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√2 माइनस 1 हो जाएगा। 2/√2 की वैल्यू पड़ता है 1.41 माइनस 1 अपॉन में 2, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2.8 माइनस 1 अपॉन में √2। √2 की वैल्यू अगर हम चाहें तो यहाँ पे भर सकते हैं। चलिए 1.8 और √2 की वैल्यू 1.4, इसको हम जब सॉल्व करें तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो हमारा 18 बाई, फिर हम इसको 2 से अगर काट दें तो 9/7, तो हमारा ये हो गया 9/7, यानी AP जो आया वो हमारा आया 9/7। तो NB की वैल्यू देखिए, AP हमारे NB के बराबर है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9/7। अब यहाँ से यदि हम देखें तो हम टोटल हमको ये MP की भी वैल्यू निकालनी है और हम देख रहे हैं कि NB की वैल्यू 9/7 हो गया और MN की वैल्यू 4 किलोमीटर हो गया। तो टोटल अगर हम MB की वैल्यू निकालना चाहें, MB की वैल्यू, तो MB किसके बराबर हो जाएगा, MN प्लस NB के बराबर हो जाएगा। MN कितना दिया है 4 दिया है और NB हमने निकाला है 9/7। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारा जो है कि हो जाएगा टोटल 7 और यहाँ पे 28 प्लस 9 और ये जो होगा हमारा ये हो जाएगा 37/7, यानी जो ये टोटल हमारा आ गया, यानी जो ये हमारा टोटल आ गया वो आ गया 37/7। ये हमारी टोटल लेंथ आ गई और हमारा ये यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एक और ट्रायंगल बन रहा है। तो PBM में देखिए आप, तो हमारी ये जो MB आ गई ये टोटल 37/7 आ गया और ये PB हमारा 1/√2 आ गया। अब यहाँ से हम चाहें तो हम यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, इससे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे चलिए हम इसे आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। आगे इसे अगर हम देखें हमें पता है, अब यहाँ से अगर हम हाइपोटेनस जो है कि अगर हम यहाँ से पाइथागोरस का यूज करें, पाइथागोरस में पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो अंडर रूट परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया, परपेंडिकुलर 37/7 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना दिया है, बेस हमारा दिया था 1/√2 का स्क्वायर। चलिए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 37 का जो स्क्वायर होता है वो हमें पता है कि 1369/49 प्लस और ये 1/2 हो जाएगा। इसे यदि आगे हम सॉल्व करें तो ये हमारा जो होगा कि इसका एलसीएम 98 हो जाएगा और 98 और ये जो है कि हमारा होगा 2738 प्लस 49, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में है। फिर इसे यदि हम आगे सॉल्व करें तो ये जो है कि हमारा टोटल बन के आएगा 2787 अपॉन में 98। यदि हम इसको चाहें आगे राउंड में लिखना तो हम इसको राउंड में ऐसे लिख सकते हैं 28/100। हमने थोड़ा राउंड कर दिया क्योंकि हमारा थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए ऊपर है 2787, इसको हमने 2800 कर दिया और ये 98 को 100 कर दिया, तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर दिए जिससे हमको बस एक अंदाजा लग जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये √28 हो जाएगा। अब देखिए √28 जो है ये आपको पता है कि ये √25 से लेके और √56 के बीच आएगा, तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 पॉइंट ऑलमोस्ट हो जाएगी, 5 पॉइंट अप्रॉक्स आएगा, कुछ ना कुछ इसकी 5 पॉइंट अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो चलिए तो हम 5 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू, तो देखिए हमारा ये जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5.34 है तो √8 के आसपास आ रहा है, √28 के आसपास आ रहा है, तो ये जो हमारा आंसर है 5.38 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गेम को कुछ रिटर्न किया गया है और बीट को भी कुछ रिटर्न किया गया है, तो हमें से मेड का क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। तो गेम का देखिए लिखा गया है डॉलर प्लस स्टार और परसेंटेज, उसके अलावा जो बीट है उसे लिखा गया है हैज परसेंटेज प्लस इनटू, और हमसे मेड का पूछा जा रहा है कि मेड का कोड क्या होगा। तो देखिए एम का जो यहाँ पे कोड है वो क्या है, हमारा स्टार पड़ा हुआ है, तो यानी एम का कोड हम यहाँ से स्टार ले लिए। ए का कोड देखिए क्या पड़ा है, ए का कोड यहाँ देखिए कि हमारा प्लस पड़ा है, और यहाँ भी यदि आप आएंगे तो देखेंगे कि हमारा प्लस पड़ा है, तो हमने यहाँ से प्लस ले लिया। यहाँ पर यदि हम डी की बात करें तो डी का देखिए कोड यहाँ पर मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लेंगे। ई का कोड जो है यहाँ पर देखिए अब ध्यान से तो परसेंटेज पड़ा हुआ है, यहाँ भी यदि देखिए तो परसेंटेज पड़ा है, यहाँ से हम परसेंटेज लेंगे, तो ये हमारा मेड का कोड हो जाएगा स्टार प्लस
स्टार प्लस मल्टीप्लाई और परसेंटेज, ऑप्शन नंबर डी जो होगा कि हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टार प्लस मल्टीप्लाई परसेंटेज। ऑप्शन नंबर, इसमें भी अंग्रेजी और हिंदी का थोड़ा ऑप्शन अलग अलग है। चलिए, यदि हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्यू ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट। आपको पता है कि ईस्ट हमारे राइट साइड होता है, नॉर्थ हमारा ऊपर अप साइड, तो ईस्ट जो होगा हमारे राइट साइड। तो देखिए इधर है, तो क्यू जो है वो ट्रेवल कर रहा है किधर, मान लीजिए क्यू ट्रेवल कर रहा है कहाँ पर, ईस्ट के साइड ट्रेवल कर रहा है। एम ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो एम है वो ट्रेवल कर रहा है कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। और इसके अलावा हम इसमें बात करें तो एस एंड टी ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। एस और टी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या रिलेशन है आगे। टी ट्रेवल टुवर्ड्स राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में जो है कि टी ट्रेवल कर रहा है। तो क्यू का राइट कहने का मतलब है, क्यू का राइट अगर हम यहाँ पर अपना राइट देखें तो राइट हमारा इस साइड हो जाएगा, यानी क्यू का राइट ट्रेवल कर रहा है हमारा क्या, टी राइट ट्रेवल कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग डेफिनेटली ट्रू, इसमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा। तो देखिए एक ऊपर रिलेशन दी थी कि एस एंड टी ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर टी इधर ट्रेवल कर रहा है तो हमारा जो है कि एस इधर ट्रेवल कर रहा होगा। इस बेस पे चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या है, लिखा है एस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एस टुवर्ड्स की तरफ ट्रेवल, वेस्ट की तरफ ट्रेवल नहीं कर रहा है, ये नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया मेरा। टी ट्रेवल्स टुवर्ड नॉर्थ, टी जो है कि वो नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है, नहीं ये भी हमारा गलत है, ये हमारा साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। एम एंड एस ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, एम एंड एस ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट बात है। और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है कि एम एंड एस ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, एम जो और एस ये एक दूसरे के अपोजिट में कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हिंदी में देखें तो एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि मैन रमेश हु ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स। रमेश के पास, कोई रमेश है जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है। तो लिख देते हैं इसको हम लोग कि कोई रमेश है, रमेश के पास 100 गज यार्ड की भूमि है, और वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 गज वर्ग की भूमि है, कोई एक और है सुरेश जिसके पास भी 100 गज की भूमि है, ठीक है, से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। इससे जो है कि 10% लेता है, खरीदता है मतलब, और क्या करता है अपनी भूमि के प्लॉट को बढ़ाता है 10%। तो 100 का यदि हम 10% निकालना चाहें तो 100 इंटू 10/100, तो 10 से 10 कट गया तो हमारा 10 बच गया। हमारा कितना हो गया, हमारा 10 हो गया। तो इसके पास जो है कि प्लस 10 हो जाएगा, तो इसका जो बन जाएगा वो 110 हो गया इसका लैंड। ठीक है, 2 साल बाद वो अपने कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस भेज देता है। ये जो 110 है ना, इसका 10% जो है ये पड़ोसी को वापस भेज देता है किसी कारणवश। तो चलिए 110 का यदि हम 10% निकालें तो ये जो है कि ये हमारा हो जाएगा 11, ये होगा हमारा 11। 11 जो है कि 11 यार्ड वो क्या करता है, बेच देता है। यानी कि अगर 110 में से उसने 11 यार्ड बेच दिया तो इसके पास टोटल जो बच गया वो बच गया 99 यार्ड्स इसके पास बच गया। और इसके पास पहले कितना, अगर इसने 100 में से 10 बेच दिया था इसको, तो इसके पास था 90, और ये अब खरीद लिया उससे 11 यार्ड, तो कितना होगा इसके पास से, इसके पास हो गया 101। इसके पास 101 यार्ड्स है और इसके पास 99 यार्ड्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश, सही बात है कि सुरेश के पास जो है 101 यार्ड्स है और इसके पास 99 यार्ड्स है, तो इस जाहिर सी बात है सुरेश के पास अधिक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट लग रहा है। करेक्ट पूछा जा रहा है। दूसरा कह रहा है रमेश लैंड इज मोर देन सुरेश, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कम है, बोथ आर इक्वल नन ऑफ द अबव, नहीं हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा कि सुरेश की भूमि रमेश से अधिक नहीं, रमेश की भूमि जो है वो सुरेश से अधिक है, नहीं सुरेश की जो भूमि है वो रमेश से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है कि हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हमें ऑड पेयर की बात करनी है। इसमें से ऑड क्या है, तो जैसे आपको पता है ब्रीवरी, ब्रीवरी जो होता है वो होता है प्लेस वेयर बियर इज मेड, जहाँ पर शराब बनाया जाता है उसे हम ब्रीवरी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीवरी बोलते हैं। दूसरा कह रहा है स्टेशनरी, स्टेशनरी पेपर, बिल्कुल सही बात है, स्टेशनरी में हमें पेपर मिलता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें शनोबरी सूज, तो शनोबरी क्या होता है, शनोबरी होता है कि बिहेवियर और एटीट्यूड टिपिकल ऑफ पीपल हु थिंक दे आर बेटर देन अदर। ये लोगों का बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में कौन बात करता है, हमारी बात करता है शनोबरी। ठीक है, यदि मिलियनरी की बात करें तो मिलियनरी मतलब हेड्स होता है, जहाँ पर है मैन्युफैक्चर एंड क्राफ्ट ऑफ मेकिंग हेड्स है ना, हेडवेयर्स, तो उसको हम लोग मिलियनरी बोलते हैं। तो ब्रीवरी हमारा करेक्ट है, मिलियनरी हमारा करेक्ट है, स्टेशनरी हमारा करेक्ट है। जो मैच नहीं कर रहा है वो हमारा शनोबरी है। शनोबरी सूज नहीं होता है, शनोबरी ये क्या है, बिहेवियर और एटीट्यूड है। ये क्या है, बिहेवियर, ये हमारा जो है बिहेवियर एंड एटीट्यूड है, इसको और एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैच नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि इसमें हमको इसके स्थान पे बताना है क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 132 लिखा है, 156 लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 210 है एंड 240 एंड 272। अगर हम इसके बीच का यदि हम गैप देखें तो इसके बीच का जो गैप है वो मेरे ख्याल से 24 का गैप है, और यहाँ से यहाँ तक का गैप की बात करें तो 30 का गैप है, और यहाँ से यहाँ अगर हम गैप की बात करें तो ये टोटल 32 का गैप है। तो यहाँ से यहाँ जो गैप होगा वो कितने का हो जाएगा, वो 26 का गैप होगा, और यहाँ से यहाँ जो गैप होगा वो 28 का गैप होगा। तो चलिए सिंपल है, 156 में हम लोग 26 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 6 2 हो गया, 8 हो जाएगा, और ये 182 182। अब चाहे तो इसमें 182 में और 28 को ऐड करके देख सकते हैं, तो ये हमारा 10 11 का 1 और 2 210। देखिए हमारे यहाँ 210 पड़ा है, यानी यहाँ पे जो सही करेक्ट भरा जाएगा वो है 182। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर हमें कुछ
भरना है, जो कि यहाँ से मिसिंग है। इसको करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 44 है और यहाँ पे 37 है। इसके बीच का गैप कितना है? इसके बीच की यदि हम गैप की बात करें तो वो इसके बीच का गैप है 7 और यहाँ पे यदि हम आएँ और इसके बीच की यदि गैप की हम बात करें, तो यहाँ पे जो गैप हमें दिख रहा है, वो भी दिख रहा है हमें किसका? 7 का गैप दिख रहा है। वो हमें 5 का गैप दिख रहा है। एक्चुअली वो हमें 5 का गैप दिख रहा है और यहाँ पे 7 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 49 हो जाएगा और यहाँ 5 में यदि हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 35 होगा। देखिए हमारा हो गया। तो यहाँ पर अगर इसका गैप देखें हम लोग 52 और 41 का 52 और 41 का यदि हम गैप देखें तो यहाँ पे जो गैप दिख रहा है वो 11 का दिख रहा है। यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 77 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए क्या हो गया? करेक्ट होगा। अंग्रेजी में ऑप्शन नंबर ये हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ हमें का स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ हमें स्टेटमेंट दिया गया है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें कुछ कंक्लूजन दिया है। इस बेस पे जो है कि हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है। स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में, कोई हमारा वनडे क्रिकेट मैच है, टीम ने कुल 200 रन बनाए जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 रन बना जिसमें से 160 रन जो है वो स्पिनर ने बनाया, स्पिनरों ने मिलकर बनाया। अब ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई एक या दो स्पिनर ही मिलकर हमारे जो है कि 160 रन बना सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है न तो 1 और न ही 2 कथन का अनुसरण करता है, अर्थात जो है कि नाइदर 1 और नॉट 2 फॉलो द स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? कुचालक मतलब बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। तो बैड कंडक्टर की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि कंडक्टर होने के लिए किसी भी पार्टिकल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो कंडक्टिविटी को क्या कर पाएगा? शो कर पाएगा। तो यदि हम नींबू की रस की बात करें, लेमन जूस की यदि हम बात करें तो लेमन जूस जो होता है वो देखिए हमने यहाँ लिखा, लेमन जूस जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इस जो होता है ये सिट्रिक एसिड से बना होता है और इसमें H+ आयन होते हैं। H+ आयन मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कंडक्टिविटी को शो करेगा। उसके अलावा आप देखें यहाँ पर नमकीन पानी मतलब सॉल्ट वाटर, इसके अंदर भी जो है कि कैल्शियम और सोडियम के आयंस होते हैं, अर्थात इसके भी अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम बात करें संतरे के जूस की, ऑरेंज जूस की, तो ये भी गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें भी सिट्रिक एसिड होता है, तो इसमें भी H+ आयन होगा, यानी इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर जो होता है ना, ये पुअर कंडक्टिविटी को शो करता है, पुअर कंडक्टिविटी को ये शो करता है। चलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है कि बैड कंडक्टर कोई नहीं है, नॉन ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये हम आपकी जानकारी के लिए बता दीजिए कि प्योर वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। अगर इसमें होता तो इसको हम ऑप्शन करेक्ट कर देते, पर यहाँ पर है नॉन ऑफ द अबव। ये तीनों जो है कि ये गुड कंडक्टर है और तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो ये काफी टिपिकल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इसकी संरचना की खोज की थी। डबल हेलिक्स इन द सेंस कि ये जो हेलिक्स दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये डबल दिख रहा है, ये डबल हेलिक्स, ये है सिंगल हेलिक्स। तो जो आरएनए होता है ना वो सिंगल हेलिक्स होता है, डीएनए हमारा डबल हेलिक्स होता है। आरएनए का फुल फॉर्म भी आपको पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसके अंदर ये न्यूक्लियोबेस पाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके लिए आंसर जो हमें याद रखना है वो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है कि डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? कहने का मतलब है फ्री फॉलिंग का कॉन्सेप्ट है ये जो है ये हमारा फ्री फॉलिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को यदि हम फ्री फॉल कराते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट में क्या देखने को आपको मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अगर फ्री फॉल करता है तो उसके अंदर जो फोर्स होता है उसके मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो उससे हमको F = ma निकल के आता है। तो देखिए दोनों अगर F के बराबर है, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी mg = ma होना चाहिए। तो यहाँ से m से m कट जाएगा, इस यहाँ से हमको g = a मिलेगा और g = ये बता रहा है कि जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, अर्थात इस पे यहाँ पर आपको m नहीं दिख रहा है, यानी मास नहीं दिख रहा है, यानी मास का कोई प्रभाव नहीं होता फ्री फॉलिंग में। यानी कोई ऑब्जेक्ट का मास कितना है ये डिपेंड नहीं करता है ना, दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, किसी का वेट भले ही ज्यादा हो या किसी का वेट कम हो, लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा सेम होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में वेक्टर वैक्सीन कैसे काम करता है? वैसे हम लोग वेक्टर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वेक्टर कई टाइप्स के होते हैं, इसका प्लेटफॉर्म कई टाइप का होता है, जैसे mRNA वैक्सीन होता है, डीएनए वैक्सीन, सिंथेटिक पेप्टिडाइड्स वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन होता है, वायरल वेक्टर वैक्सीन होता है, जिसके बारे में ये क्वेश्चन है कि वो वायरल वेक्टर वैक्सीन कैसे काम करता है हमको इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने में। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है, उसके अलावा लाइव वैक्सीन होते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें ऑप्शन की बात करें, इसमें हमसे पूछा जा रहा है वेक्टर वैक्सीन के बारे में। तो ऑप्शन की बात करें तो लिखा है पहला ऑप्शन ये है कि बाय डायरेक्टली अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस इन द बॉडी। इस टाइप के वैक्सीन को जो है कि हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, अर्थात रिकम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन। इसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन।
अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड कर रहा है बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस। इसी वैक्सीन को हम लोग बोलते हैं वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर वैक्सीन जो होता है वो इसी टाइप का होता है। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो बाय एंटरिंग डायरेक्टली इनटू द सेल्स एंड इनेबलिंग देम टू क्रिएट स्पाइक प्रोटीन्स, इस टाइप के वैक्सीन को हम लोग एमआरएनए वैक्सीन बोलते हैं। एमआरएनए वैक्सीन जो कि यहाँ पे मेंशन है। अगर हम डी की बात करें तो ये बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी, तो ये हम लोग को इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन बोलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे? वेक्टर वैक्सीन। तो वेक्टर वैक्सीन ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर वैक्सीन इस टाइप का होता है जिसमें कि हम लोग वायरस को प्लेस करते हैं मॉडिफाइड वर्जन का, है ना, जो डिफरेंट वायरस से बिलोंग करता है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये सिंपल है कि द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअसली एडेड न्यू क्रस्ट इज, इसको सी फ्लोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। आपको पता होगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो होती है वो इसमें ये होता है कि ये जो मैग्मा है ये हमारा बाहर निकलता है, ओशियानिक क्रस्ट, ये ओशियानिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये सब इधर मूव कर जाते हैं और यहाँ पे एक नई क्रस्ट का क्या होता है, यहाँ पे एक नया क्रस्ट बनता है। तो क्वेश्चन बेसिस से रिलेटेड हमारा है कि जो प्रोसेस होता है जिसमें कंटिन्यूअसली न्यू एडेड क्रस्ट बनते हैं वो क्या है? हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द थियरी दैट स्टेट्स पीस ऑफ अर्थ्स क्रस्ट आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट इन द मेंटल, जो भूपटल के टुकड़े होते हैं मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आपको पता होगा इस सिद्धांत को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक की अगर हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो कहती है इसी के कारण जो है अर्थक्वेक भी होता है, ये रिस्पांसिबल होता है अर्थक्वेक के लिए। और इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण माउंटेन्स बिल्ड्स होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली 3 प्रकार के बाउंड्री होते हैं, एक डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अगर हम डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करें तो इसमें जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं? एक दूसरे से दूर भागती हैं। और जो हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है इसमें प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। और जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है इसमें जो होती है प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है एमआरएनए जो होता है इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या है? एमआरएनए का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगर इसकी बात करें तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये जो होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है। ये जो सिंगल हेलिक्स होता है और आपको पता होगा डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा डीएनए का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एंड एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो आपको पता होगा डायनेमो के द्वारा हम एसी करंट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और डायनेमो की यदि हम बात करें तो डायनेमो का मेन जो बात होती है वो होती है कि ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जैसे हम लोग क्लास 10th के अंदर हम लोग जनरेटर मोटर के बारे में हम लोग बात किए होंगे, वहां पर हमने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे हमारी जो होती है करंट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एसी करंट का जो प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे हम लोग डायनेमो बोलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है धारा घनत्व होता है। करंट डेंसिटी क्या होती है? तो करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो करंट डेंसिटी एक यहाँ बीमा विहीन मतलब डायमेंशनलेस एक अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी या नॉन ऑफ दिस। अगर इन चारों ऑप्शंस की बात करें तो धारा घनत्व जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो हमें पता है कि जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी जो होती है वो मेनली 2 पार्ट में होती है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। चलिए अगर हम करंट डेंसिटी की थोड़ी बात करें तो करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू अ यूनिट वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई हमारे पास वायर है और इससे जो करंट फ्लो कर रहा है, इससे जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है इसके जो रेशियोज होते हैं इसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। जैसे करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। करंट की बात करें तो करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है और इसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ये थोड़ी एडिशनल जानकारी है हमें करंट डेंसिटी को लेकर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री? तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा मॉलिक्यूलर टारगेट। अगर हम मॉलिक्यूलर टारगेट की थोड़ी बात करें तो मॉलिक्यूलर टारगेट एक सेल होता है, एक सेल टाइप और टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर इमेजिंग के माध्यम से विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा इन सारी चीजों को पाया जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है? प्रतिक्रिया की दर को आपको पता है कैटलिस्ट हम लोग ने पढ़ रखा है कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो प्रक्रिया में जो किसी रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए उसके रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। यहाँ पे कुछ हमें दे रखा है, पहला हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट, कैटलिक प्रमोटर। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन ऑफ द रिएक्शन रेट? इसमें से कौन ऐसा कैटलिस्ट है जो क्या करता है? स्लो कर देता है रिएक्शन के रेट को। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या करता है कि हमारे रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है। कैटलिस्ट प्रमोटर तो हमारे रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी जो होता है वो हमारे रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, पर होमोजीनियस कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं जो है कैटलिस्ट के स्पीड अप हो सकते हैं, स्लो डाउन हो सकते हैं रिएक्शन में। अगर अप होते हैं तो हम उसे जो है कि
पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। अगर कुछ कैटलिस्ट जो होते हैं कि अगर वो डिक्रीज करते हैं रिएक्शन ऑफ रेट को तो उसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, अर्थात इनपुट और आउटपुट जो नर्व्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आपको पता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम होती हैं उसके मेजर क्लासिफिकेशन में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, इसको हम लोग सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो इनपुट और आउटपुट जो नर्व्स होती है वो मिलती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट इन द बंडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, द रिफ्लेक्स आर कनेक्शन बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट नर्व्स मीट इन द स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिन टेबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ द नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ देखिए जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और जिस जिस इनपुट और आउटपुट नर्व्स की बात करते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, अर्थात हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसके ऑप्शन पढ़िए, और एज जो कंप्यूटिंग होता है, और नेटवर्क स्लाइसिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। इसके जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो इसके जो हमारे करेक्ट आंसर है वो हमारे तीनों है, ऑप्शन नंबर 3। ये जो है 1, 2, 3 हमारे तीनों जो है इसके लिए करेक्ट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों हमारे 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। अगर हम बात करें वहाँ ऐसे यहाँ आप भी और देख सकते हैं कि 5G जो टेक्नोलॉजी है वो इनेबल करेगा बहुत सारे वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी को, डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग, कैरिंग, एग्रीगेशन, मैसिव मीमो, MIMO। उसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं जो ऑप्शन में हमारे दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, ये भी जो है इनेबल किया जाएगा 5G के माध्यम से। अगर हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइस कैन एक्सचेंज डाटा विथ ईच अदर एंड क्लाउड्स। जो हमारा नेटवर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है उसके माध्यम से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। नेटवर्क स्लाइसिंग इज अ टेलीकम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन दैट अलाउ द मल्टीपल इंडिपेंडेंट नेटवर्क टू एग्जिस्ट ऑन सेम फिजिकल नेटवर्क। अगर हम एज कंप्यूटिंग की बात करें तो एज कंप्यूटिंग जो होता है वो होता है रिड्यूस डेटा लेटेंसी, इंप्रूव रिस्पांस टाइमिंग, बेटर बैंडविड्थ एबिलिटी, फास्टर इनसाइट्स, ग्रेटर एक्शन लेड रिजल्ट इन रियल टाइम, सेव नेटवर्क टाइम। एज कंप्यूटिंग कैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर रियल टाइम प्रोसेसिंग, जो हमारा एज कंप्यूटिंग होता है वो हमारे रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो 5G नेटवर्क के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इसमें दो हमको लिस्ट दिया गया है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, इसमें हमको मैच करना है। तो कैसनी ह्यूजेंस जो हमारा अंतरिक्ष मिशन था ये किसके खोज से रिलेटेड था? तो ये हमारा रिलेटेड था सनी और उसके वलय से रिलेटेड था, अर्थात हमारा जो कैसनी ह्यूजेंस मिशन है ये हमारा सैटर्न और इट्स रिंग से रिलेटेड है। जो हमारा जूनो मिशन था, अगर हम इसको अंग्रेजी में पढ़े जूनो, तो जूनो जो होगा इस नाम से ही पता चलना हमारे जुपिटर से रिलेटेड था, यानी जूनो हमारा बृहस्पति से रिलेटेड था। आर्टेमिस की बात करें तो आर्टेमिस जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर 4, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, ये हमारा आर्टेमिस जो है ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स के लिए, और वेरिटास जो है वो हमारा बाकी बचा हुआ वीनस से रिलेटेड है। चलिए अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कैसनी ह्यूजेंस मिशन है, ये 1997 में छोड़ा गया था और ये 2017 तक रहा। अगर हम इसकी बात करें तो ये नासा का प्रोजेक्ट है, और नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी भी शामिल थी इसके साथ। इसका जो गोल था वो स्टडी द प्लैनेट सैटर्न एंड इट्स सिस्टम के बारे में इसकी स्टडी था। अगर हम बात करें जूनो स्पेस मिशन की तो ये भी नासा का एक मिशन था, और इसको हम लोग अगस्त 5, 2011 में लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम का, तो ये जो है कि आपको जैसे पता है ये मून से रिलेटेड है, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये मून से रिलेटेड है। इसमें अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें एक स्पेस लॉन्च सिस्टम, ओरियन स्पेसक्राफ्ट, लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन और कमर्शियल ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम भी इसके साथ इस्तेमाल होगा। और अगर हम वेरिटास की बात करें मिशन की, तो ये भी एक नासा का प्रोग्राम है। ये भी जो आर्टेमिस है ये भी हमारा नासा का प्रोग्राम है। वेरिटास भी हमारा नासा का प्रोग्राम था, और ये स्टडी था वीनस के लिए, हमारा वेरिटास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें भी मैच करना हमें, यहाँ कुछ कपड़ा दिया गया है और यहाँ उसकी उत्पत्ति अर्थात क्लॉथ्स और उसके ओरिजिन्स दिए गए हैं। लिनेन की बात करें तो लिनेन जो होता है वो सन का पौधा से रिलेटेड होता है। जट्टा जो है वो हमारा नारियल का पौधा से रिलेटेड है। मोहायर जो होता है अंगोरा बकरी, इसका मतलब अंगोरा गोट से रिलेटेड होता है। और जो हमारा डाउन्स होगा वो हमारा फीदर्स ऑफ डक एंड गीज, डाउन्स जो है बतख और गीज के पंख से रिलेटेड है। चलिए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ये हमारा जो है ये फ्लैक्स बेस्ड टेक्सटाइल है। ऐसे कपड़े जो होते हैं फ्लैक्स बेस्ड होते हैं, और इसका आपको ये दिख रहा है कि ये इसका रॉ मटेरियल है। अगर हम बात करें क्वायर की, तो ये क्वायर आपने देखा होगा, ये हमारा नारियल से रिलेटेड होता है, ये नारियल से बनाया जाता है। मोहायर की बात करें तो ये एक एनिमल फाइबर होता है, कम द अंगोरा गोट, ये है अंगोरा गोट, इससे जो है कि मोहायर आता है। और यदि हम डाउन्स की बात करें तो ऐसे जो सॉफ्टी कपड़े जो बनते हैं, खास करके जो हम लोग ठंडी के दिनों में पहनते हैं, इससे रिलेटेड होता है हमारा डाउन्स क्लॉथ्स, है ना। चलिए हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? हमें सही कथन बताने इन दोनों में से। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है, मतलब टेनियासिस जो होता है वो इंसेंशियल जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड है। और इसमें टेपवर्म के बारे में बात की गई है कि टेनिया सोलियम और टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। और इसमें दूसरा जो ऑप्शन है ये है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टोसिस, है ना, जिसे एनसीसीएम शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन हमारे जो है ये दोनों हमारे सही हैं।
अगर हम टेनियासिस की बात करें तो टेनियासिस जो होता है ये ह्यूमन्स में होता है, ये जो हमारे आंतों का इन्फेक्शन है और इसमें जो टेपवर्म होता है, जो ऑप्शंस में दिए थे वो दिया हुआ है। ये खास करके ये जो होता है ये हमें ही अगर हमको रॉ कोई अगर कच्चा सामान खाते हैं, अनकुक्ड बीफ खाते हैं, उसके कारण ये होता है हमको। और ब्रेन सिस्ट की यदि हम बात करें तो ब्रेन सिस्ट जो होता है इससे जो हमको कैंसर और भी कई प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं। हमारा आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? इसमें से जो कौन सी भाषा दिया गया, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो है कि हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है? कोबरा की बात करें तो कोबरा भी एक हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है। पाइथन तो आपको पता ही होगा। स्क्रीनर भी हमारा एक जो है कि कंप्यूटर लैंग्वेज है। जावा बहुत मोस्ट फेमस है और ये करंट में बहुत फेमस है। पाइथन, ये सब हमारे जो भी चारों ऑप्शन हमारे जो है कि ये कंप्यूटर भाषाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। यदि हम स्क्रॉल की बात करें तो हाई लेवल इंपरेटिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबरा भी जो है वो हमारा जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये खास करके माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट में इसका यूज होता है। पाइथन ये बहुत फेमस है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर हम जावा की बात करें तो सबसे पॉपुलर चॉइस होता है डेवलपिंग अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मोबाइल एप्स, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। इसके लिए जावा का बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। तो चार ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल रूप क्या है, मतलब जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर चैट जीपीटी। ये आजकल बड़ी फेमस है। इसमें जीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। एक चैटबॉट है, ओपन एआई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से जीव का स्वाद नहीं है? तो जीव का स्वाद मीठा होता है, कड़वा होता है, जो है कि स्वीट, बीटर, सॉल्टी होता है, उमामी होता है, सोर होता है। इसमें जो जीव का स्वाद नहीं होता वो नहीं होता है स्पाइसी और पंजेंट स्वाद नहीं होता हमारे जीव का। तो नॉट पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 एंड 7 ये, तो इसका मतलब हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये नॉट पूछ रहा है और जीव का स्पाइसी और पंजेंट जो टेस्ट होता है वो हमारे टंग पे नहीं होता है। चलिए हम इसको फिगर में अगर देखें तो इस पे जो हमारे जीभ के लास्ट वाला हिस्सा होता है वो बीटा टेस्ट के लिए, किनारे पे सोर होता है, बीच में उमामी और यहाँ पर जो है कि यहाँ पे सॉल्टी होता है और ये फ्रंट पे स्वीट होता है। चलिए इसमें देखना है आप लोग कि हमारा जीभ पे जो स्पाइसी और पंजेंट जो टेस्ट होता है वो नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? मतलब इसमें से क्या जो दिया गया है वो एक दूसरे के साथ सही सुमेलित है, करेक्टली मैच कर रहा है। एनोरेक्सिया की बात करें तो एनोरेक्सिया जो होता है वो हमारा ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ना कि स्लीप डिसऑर्डर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एनोस्मिया की बात करें तो ये हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। टाइस्पोनिया की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, बिल्कुल सही है। एनोस्मिया की बात करें तो पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल होता है, बिल्कुल ये भी हमारा करेक्ट है। देखिए जैसे एनोरेक्सिया जो होता है, एनोरेक्सिया ये हमें इस कंडीशन में कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। और एनोस्मिया इसमें हमको स्मेल नहीं आता है। कोविड में ये न्यूज में था। और एनोस्मिया में हमें नींद नहीं आती है। और डायस्पोनिया की बात करें तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, इसमें सांस फूलता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर? पल्सर के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे आपको पता है कि चलिए अगर हम आपको स्लाइड यदि दिखाएं तो आपको पता है कि जो गैसों कलेक्शन ऑफ गैसेस होते हैं उसको हम लोग नेबुला कहते हैं। अगर लाइफ साइकिल ऑफ स्टार की बात करें तो मतलब कि स्टार कैसे बनता है और कैसे स्टार खत्म हो जाता है यूनिवर्स के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि नेबुला सबसे पहले स्टार का फॉर्मेशन नेबुला से होता है। नेबुला क्या होता है? कलेक्शन ऑफ गैसेस होते हैं और ये जो गैसेस का कलेक्शन होता है इससे स्टार बनता है। तो अगर स्टार छोटा है, अगर एक एवरेज स्टार है, तो ये फिर कुछ सालों बाद जो है कि हजारों सालों लगता है इसमें रेड जाइंट बनता है। रेड जाइंट से प्लैनेटरी नेबुला बनता है और फिर व्हाइट ड्वार्फ में चेंज होता है। लेकिन अगर स्टार बड़ा है, मैसिव स्टार है, तो ये रेड सुपर जाइंट बनता है, उसके बाद से सुपरनोवा बनता है जिसे हम लोग विस्फोटक तारा भी कहते हैं। और जब इसमें विस्फोट होता है, जब सुपरनोवा बनता है, विस्फोट होता है, तो इससे कुछ न्यूट्रॉन स्टार और यहीं से ब्लैक होल बनता है। इसी न्यूट्रॉन स्टार में आपको पता होना चाहिए कि पल्सर होता है और क्वेशर होता है। तो पल्सर क्या है? एक न्यूट्रॉन स्टार है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो पल्सर एक घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार तारे हैं, अर्थात कि रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। ये जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं ये इनमें रोटेशन होता है बहुत तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अर्थात इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, जो लैब में ग्रोन किया जाता है डायमंड को, उसमें किस चीज का यूज किया जाता है? तो उसमें यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है लैब ग्रोन डायमंड में। अगर हम इसकी देखें थोड़ा तो ये मैन मेड डायमंड ऐसे दिखता है और इसमें हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, इसे डायमंड सीड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बुलेट प्रूफ जैकेट बनने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो ये जो है ये हमारा है केवलर। केवलर का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अगर हम बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है ये कई सारे लेयर्स होते हैं केवलर्स के। और केवलर की यदि हम बात करें तो केवलर जो होता है ये बुलेट यूज द हैंड गन, इसके जो आर्मर से प्रोटेक्शन के लिए इसका हम यूज करते हैं। ये जो होता है इसमें रेजिस्टेंस और हाई स्ट्रेंथ और लो वेट होता है। ये बहुत हल्का होता है और इससे बहुत हाई स्ट्रेंथ होती है इसके पास, इसीलिए इसका यूज जो है कि हम करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एचएमएक्स का फुल फॉर्म क्या है? एचएमएक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा आरडीएक्स का भी आपने नाम सुना होगा। आरडीएक्स ही जैसा एचएमएक्स भी होता है और ये कलरलेस होता है, मैन मेड लिक्विड केमिकल है जिसका यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव्स करने के लिए, मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स के लिए इसका यूज किया जाता है। आरडीएक्स का भी नाम आपने कॉमनली सुना होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है। तो एचएम्स का फुल फॉर्म आपको पता चला हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव।
हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम जो है टेस्ला ने जो लॉन्च किया था अक्टूबर 2022 में, उसका नाम जो है वो ऑप्टिमस है। क्या नाम है? ऑप्टिमस। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा इसे। ऑप्टिमस कुछ ऐसा दिखता है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। और चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन परियोजना आपने अभी जस्ट एक मूवी देखा होगा ओपेनहाइमर। एक ओपेनहाइमर अभी जस्ट मूवी आई थी। ये परियोजना जो भी है, ये ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के उससे ये परियोजना जुड़ा हुआ है। ओपेनहाइमर एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने सबसे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग द प्रोड्यूस्ड पोस्ट न्यूक्लियर वेपन। ओपेनहाइमर की अगर हम बात करें तो ये है ओपेनहाइमर, वो साइंटिस्ट का नाम जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, और इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है कि टॉप सीक्रेट प्रोग्राम मेक द फर्स्ट एटॉमिक बम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जो बम बनाया गया था वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, और इसमें ओपेनहाइमर नाम का साइंटिस्ट का बड़ा ज्यादा योगदान था। अभी इस पे जस्ट मूवी भी आई थी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है औसत दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बराबर होता है, किंतु स्थिति वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। इसमें द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी, इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो पोजीशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का वो होना चाहिए वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र इन द सेंस की एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अगर हम इसको देखें इस स्लाइड के माध्यम से तो आपको पता है कि अगर जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज बनता है, उसका जो इमेज परफॉर्म होता है वो एफ पे होता है, फोकल पे होता है। अगर ये सी और इन्फिनिटी के बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका इमेज ऐसे बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। अगर वस्तु जो है कि सी पर है, ऑब्जेक्ट यदि सी पे है तो उसका सी पर ही इमेज बनता है सेम साइज का, पर उल्टा बनता है। देखिए नीचे की तरफ उल्टा बन रहा है और आपको इन सभी फिगरों में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो हमारे जो लाइट एनर्जी को, ये जो लाइट एनर्जी को है ये चेंज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, अर्थात प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस प्रकार से देखता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक कलेक्टर इमीटर, और ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे जाना जाता है? विलयन की सांद्रता से हम इसे समझते हैं। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम इसे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करती हैं? हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स? तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस पीस ऑफ SARS-CoV-2 का यूज करके इसका जो है कि इम्यून रिस्पॉन्स किया जाता है, स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? देखिए हाथी बहुत फेमस है, बैल बहुत फेमस है, घोड़ा के बारे में नहीं पता था। जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको हमें हॉर्सेस के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये 25 से लेके 1700 बीसी के बीच रहा है। इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इसमें जो कुछ एनिमल्स के बारे में पता है वो डॉग्स, कैट, हम्प्ड बुल एंड शॉर्टेन कैटल के बारे में है। इसमें और भी एविडेंस देखने को मिलते हैं जैसे कैमल, बफेलो एंड पिग्स के भी हमको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो देखिए इंडिया गेट जो है कि वो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। कुतुब मीनार है, लाल किला भी है। अगर हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में तो ये इंडिया में टोटल अभी तक 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश के अंदर है तो वो है हमारे इटली के अंदर। और सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड पे फ्रांस है, फोर्थ पे जर्मनी है, और जो सिक्स्थ पे है वो हमारा इंडिया है। तो ये हमारा रेड फोर्ट है, ये हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, कुतुब मीनार भी है, और हमारा इंडिया गेट जो है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये किस देश से हमने अपनाया है? तो ये हमने अपनाया आयरलैंड से। ये हमने आयरलैंड से अपनाया है। और भी कुछ प्रोविजंस की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि इसमें बहुत सारी चीजें बोरो किया गया है। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग ऑफ प्रोसीजन, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब सारी चीजें। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट, कैनेडियन फेडरल सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी जिसे हम लोग क्वासी फेडरलिज्म भी कहते हैं, ये सारी चीजें हमने कनाडा से ली। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखिए यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो भी हमने आयरिश से लिया। और भी जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से लिया हुआ है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। ये बना 1975 में जो है कि सिक्किम बिकम द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है कि ये 1975 में फुल फ्लेज स्टेट बना। इसमें जो है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ। इसके तहत जो है कि सिक्किम को हमने फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का हमने इसका स्टेट बनाया। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? इसमें से कौन सी मुद्रा, इसमें से कौन सी ऐसी मनी है, करेंसी है इज द कॉस्ट जो कि कॉस्टलीस्ट है? तो इसमें जो है कि US डॉलर दिया हुआ है, USD, उसके अलावा यूरो है और हमारा पाउंड स्टर्लिंग है। तो इसमें जो सबसे महंगा है वो हमारा है वो पाउंड स्टर्लिंग है ना, ये जिसको GBP भी हम बोलते हैं, ये हमारा सबसे महंगा है। यदि हम बात करें इस समय करेंट में, अगर हम बात करें 1 यूरो बराबर 91.11 91.11 रुपीज। अगर USD की बात करें तो 1 USD बराबर
83.36 रुपये। अगर हम लोग जीबीपी की बात करें, 1 जीबीपी बराबर जो है कि इस समय 103.99 रुपीज। तो जो सबसे महंगी है वो हमारा भी पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए, हम लोग का जो 61 नंबर क्वेश्चन है वो है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? अर्थात बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाय विच ईयर? तो ये जो ईयर है ये है 2024। इसमें जो है इसके यूएनईपी के हेल्प के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के हेल्प के द्वारा ये टारगेट को अचीव करना है बिहार गवर्नमेंट को। चलिए, और तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था? 2024। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसॉल और ग्रांडे द्वीप, ग्रांडे आइलैंड पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया स्थान कहाँ पर है? सबसे पहले बात कर लेते हैं शिप ब्रेक टूरिज्म के बारे में। शिप ब्रेक टूरिज्म अर्थात जो पानी वाले जहाज होते हैं जो डूब जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। इनके टूरिज्म को शुरू किया गया है। तो इसमें से ही पूछा जा रहा है कि सूची रीफ, एमिसोल और ग्रांडे द्वीप, ये जो भारत जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया स्थान कहाँ पर है? तो यह स्थान जो है ये है गोवा तट से बाहर, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा में ये मिला है कुछ इस प्रकार से, जिसे आप देख सकते हैं। और लोकेशन इन गोवा में है। ये तीनों का जो लोकेशन है ये गोवा में है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। द G20 मेंबर्स प्रेजेंट। अगर हम G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की अगर हम बात करें, आपको पता है कि इसमें टोटल अभी 21 मेंबर हो चुके हैं। 21 मेंबर इन द सेंस इसमें 19 कंट्रीज हैं। 19 कंट्रीज है और इसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन है और एक जो दूसरा है वो है अफ्रीकन यूनियन। तो इसमें अब 21 हो चुके हैं। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस कह रहे हैं इसमें हमको सही बताने हैं। तो वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, ये मतलब अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर हम बात करें वैश्विक व्यापार का लगभग 50% ये रिप्रेजेंट करते हैं। अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड नहीं, 50% नहीं, ये 75% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या अर्थात अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो 2 हमारा गलत हो गया, तो हमें सही बताना है। तो 2 जहां जहां उसे हटा दीजिए उस ऑप्शन को। 2 इसमें है, इसमें इसे हटा देते हैं तो ये हमारा 1 एंड 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ देख लीजिए आप लोग, G20 ग्रुप ऑफ 20 ये एक इंटरनेशनल फोरम है और ये डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करता है। इसमें 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और उसके साथ अफ्रीकन यूनियन शामिल है। 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को, 2/3 जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का है इसमें। इसको बनाया गया था 1919 में और इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल इश्यूज पे डिस्कशन करता है। हाल ही में इसने कुछ इश्यूज पे अपना एड्रेसल दिया है, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रेड, हेल्थ, कोविड-19 पैंडेमिक था, उस पे भी इसका अपना रोल था। 2018 में 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस पे भी इसने बात किया था। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, सीरियन सिविल वार में भी इसका रोल था। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? हु इज द हेड ऑफ रशियन वैगनर मशीनरी ग्रुप? तो इसका जो मुखिया है वो है येवगेनी प्रिगोजिन। आपको भी करंट में एक न्यूज देखने को मिला होगा कि उसका जो प्रिगोजिन था वो अपने रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया और इसके खिलाफ इसने रिबेलियन किया था। तो इसलिए ये न्यूज में है येवगेनी प्रिगोजिन। ये आपको अलग थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें कि ये व्लादिमीर पुतिन का पर्सनल चीफ रहा था और ये अभी इसका डेथ हो गया है प्लेन क्रैश में। चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर हम ग्लोबल इस रिपोर्ट की बात करें यदि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, तो ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार पब्लिश की गई थी 2006 में पब्लिश की गई थी और ये मेजर जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है। उसके लिए ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल इंपावरमेंट्स देखता है पुरुष और महिलाओं के बीच। अगर हम इसमें बात करें 2013 के बारे में, 2023 के बारे में, तो इसमें जो है कि आइसलैंड नंबर 1 है, नॉर्वे नंबर 2 है। अगर हम इंडिया के और उसके पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश 59 पे बड़ा अच्छी पोजीशन पे है, भूटान भी है, चाइना भी, श्रीलंका भी, नेपाल। इंडिया का जो पोजीशन है वो 127 है, ये चिंता की बात है। पाकिस्तान हमसे नीचे 142 पे है। ये टोटल 146 कंट्रीज के लिए ये कवर किया गया था इस बार। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 66 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अगर इसमें से हमको एक भी पता हो कि उनका डेथ कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, कितने साल के हो गए थे तो उनका डेथ हुआ था, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे उनका डेथ हुआ था वो 96 ईयर के एज में हुआ था, अर्थात उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 ईयर की जब हुई तो उनका डेथ हुआ। अगर हम उनकी बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था वो 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका डेथ 8 सितंबर 2022 को हुआ था। इनका जो शासन का समय रहा है 1952 से लेके सितंबर जब तक ये डेथ नहीं करी तब तक इनका शासन रहा है। तो ये टोटल अगर हम देखें तो टोटल 17 ईयर हो जाएगा। ये एक लॉन्गेस्ट ऑफ एनी ब्रिटिश मोनार्क एंड द लॉन्गेस्ट वेरीफाइड रेन ऑफ एनी फीमेल हेड ऑफ स्टेट इन हिस्ट्री, ये है वो एलिजाबेथ द्वितीय। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? मतलब इसका थीम क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात? तो इसका जो थीम था वो थीम था पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड, गौरव का मार्ग इसका थीम था।
अगर हम देखिए ये लिखा है पाथ टू प्राइड, ये 12 डेफ एक्सपो था जो कि 18th से लेके 22 अक्टूबर के बीच इसको रखा गया था। ये जो है कि लार्जेस्ट एवर डिफेंस एक्सिबिशंस था, डेफ डिफेंस एक्सपो 2022। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थार्डिग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? द 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थार्डिग्यूट फेस्टिवल, तो ये मनाया जाता है हमारे म्यांमार में। इसको लाइटनिंग ऑफ म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। इस दिन दीप जलाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो बुद्ध की जो माता थी माया, उनके रिबॉर्न के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जाना जाता है लाइटनिंग फेस्टिवल ऑफ म्यांमार भी इसे कहा जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस का जो पता यानी इसका जो एड्रेस है, व्हाइट हाउस का जो एड्रेस है वो 1800 पेनिसिलेविया एवेन्यू में नहीं, 1600 पेनिसिलेविया एवेन्यू में है। तो ये जो हमको इसमें से सही बताना, चलिए ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये गलत होते ही हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। चलिए सेकंड ऑप्शन को पढ़े तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए कि राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल, बिल्कुल करेक्ट बात है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, बिल्कुल सही बात है। ये अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, हाँ ये माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये हमारा करेक्ट है। ये व्हाइट हाउस का ये फिगर है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसको थोड़ी सी इसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो रेजिडेंस है इसको डिजाइन किया गया था आयरलैंड का रहने वाला एक व्यक्ति था, जेम्स हॉवन, और इसको बनाया गया है नियो क्लासिकल स्टाइल में। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट मीटरिंग को लेके। नेट मीटरिंग को कभी-कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? बिल्कुल नेट मीटरिंग समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग, एक बिलिंग तंत्र है। ये क्या है? एक बिलिंग मैकेनिज्म है फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। अगर हम नेट मीटरिंग की बात करें तो नेट मीटरिंग सिंपल सा एक प्रोसेस है कि किसी का प्राइवेट अपना घर है तो उस घर के पर उसने अगर सोलर प्लांट लगाया है, सोलर पैनल लगाया है, तो सोलर पैनल आपको पता है कि सन से निकलने वाली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और इन्वर्टर का यूज करके इसको हम लोग एसी में करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका हम लोग अपने घर होम में स्कूल बिजनेस के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो बची एनर्जी है हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग ग्रिड के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल ग्रिड के माध्यम से हम उसे दे सकते हैं। और इसमें जो मीटर लगा होता है ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इसमें हमको लिस्ट दिया हुआ है, इसे हमें मैच करना है। इसमें पहला ऑप्शन है मैजेंटा, इसमें रंग है और ये संयोजन अर्थात कलर दिया हुआ है और इसका कॉम्बिनेशन दिया है मैजेंटा कलर जो होता है ये आपको पता है, ये जो बनाया जाता है ये लाल और नीला को मिलाकर बनाया जाता है। टील जो बनाया जाता है वो नीला, हरा और सफेद को मिलाकर बनाया जाता है। मोव की बात करें तो मोव जो होता है वो नीला, लाल और सफेद को मिलाकर, और जो सियान होता है वो हरा और नीला को मिलाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, बी का 3 एंड सी का 4। ऑप्शन नंबर ए का जो है कि वो हमारा सेकंड है, और बी की बात करें तो बी हमारा थर्ड है, सी की बात करें तो ये हमारा 4 है, और डी की बात करें तो ये हमारा 1 है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पुता अवशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? सिंपल, अभी जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे शिपरेक के बारे में। तो शिपरेक के देखने के लिए इस एक पनडुब्बी का इस्तेमाल किया गया था एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा। उसका नाम क्या था? तो आपने देखा था काफी न्यूज में था, इसका नाम टाइटन था। ये कुछ देखने में ऐसा था टाइटन। ये जो था ये ओशियन गेट नाम कंपनी ने बनाई थी इसको, और इसका इस्तेमाल किया गया था शिपरेक, जो टाइटेनिक का जो शिपरेक था उसको देखने के लिए, जो कि टाइटेनिक आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूबा हुआ था। तो ये था वो, ये भी फट गया था उसको देखने जाने के दौरान, और इसमें जितने यात्री थे उनका डेथ हो गया था। ये घटना है आपका 18 जून 2023 का। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 है। इसमें भी हमें मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें मैच फर्स्ट और दिया है। इसमें कुछ हमको फैशन सामग्री दी हुई है और उसका विवरण दिया हुआ था। हमें कुछ फैशन एसेसरीज दिया गया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, हमें बताना है कि ये किससे मैच करता है। तो अगर हम बैरेट की बात करें तो बैरेट एक प्रकार का टोपी होता है, यानी 1 का थर्ड। तो ये 1 का थर्ड इसमें भी आगे पढ़ते हैं। ये देखिए स्टेलिटोज क्या होता है? स्टेलिटोज एक प्रकार का जो होता है महिलाओं से संबंधित एक प्रकार का जूता होता है। तो बी की बात करें तो बी का 4, यानी बी का 4। देखिए यहीं से पता चल गया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर इसी तरह अगर हम एविएटर्स की बात करें तो एविएटर्स देखिए क्या लिखा हुआ है, एविएटर्स का ऑप्शन नंबर सेकंड एक प्रकार का धूप का चश्मा, बिल्कुल सही बात है। चिमोन की बात करें तो ये एक प्रकार का जो हेयर स्टाइल होता है, एक प्रकार का केश विन्यास यानी हेयर स्टाइल है। ब्रॉक की बात करें तो ये पुरुषों के एक प्रकार का जूते की बात है, जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बैरेट एक प्रकार का ये टोपी होता है। स्टेलिटोज की बात करें तो ये आपको पता है ये चिंगोंग एविएटर, ये जो चश्मा है इस टाइप के चश्मे को एविएटर्स बोला जाता है, ब्रॉन्ग। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू कहाँ दिया है? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, वो था सराजेवो की बात करें यदि हम तो सराजेवो जो है कि ये बोस्निया का कैपिटल है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है सही सुमेलित है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इसमें अगर हम बात करें फ्लशिंग मीडोज ये फ्रेंच ओपन नहीं, ये एक जो होता है ये यूएस ओपन है, ये यूएस ओपन है।
वीनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी है महिलाओं से संबंधित, बिल्कुल करेक्ट बात है। रोलैंड गैरोस की बात करें तो नहीं, ये जो है ये फ्रेंच ओपन है। ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं। ये दो हमारी इसमें क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हमसे पूछा जा रहा है सही बताना है, हमको करेक्ट बताना है। तो अगर हम बात करें तो 1 एंड 3 गलत हो गया, तो 1 इसमें मैं इसको काट दीजिए, 3 इसमें है, 3 इसमें, यानी हमारा 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो डाफने अकोस्ट मेमोरियल कप के रूप में खेला जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। देखिए हमारा फ्लसी मिडोज जो एक टेनिस है, ये यूएस ओपन, और ये हमारा फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस, और ये जो है ये हमारा वीनस रोज वाटर डिश है, और ये जो डाफने जैसी अकस्ट की बात हमने की ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर थी, इनके नाम पे खेला जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि गृह मंत्रालय ने मतलब होम मिनिस्ट्री ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण एमटीएसआई कार्य को पूरा किया। तो कितनी भाषाएं थी, तो टोटल 576 भाषाएं थी। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। नवंबर 2022 में जो हुआ था उसमें टोटल 576 भाषाएं शामिल थी। यहाँ भी हम देखें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो मदर टंग सर्वे किया था वीडियोग्राफी के माध्यम से, 576 भाषाएं थी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए वर्चर्स कंजर्वेशन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट गवर्नमेंट कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन प्रपोज बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया? तो राज्य है तमिलनाडु। ये हमको न्यूज देखने को मिला था। ये देखिए न्यूज है 20 अक्टूबर 2022 का, कि तमिलनाडु ने ऐसा कोई कदम उठाया है जिसमें वो वल्चर के कंजर्वेशन के लिए राज्य स्तरीय एक कमिटी बना रहा है, एक समिति बना रहा है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विकास विशालकाय कछुए मनोरिया एमिश द कैप्टिव ब्रेड एशियन जाइंट टोटराइज मुख्य भूमि एशिया में सबसे पहले बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक हाल ही में भारतीय के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान में से छोड़ा गया वो है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, नतांगकी नेशनल पार्क में इस कछुए की ब्रीड को छोड़ा गया है। अगर हम बात करें नतांगी नेशनल पार्क की, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट परेन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड के अंदर आता है, जिसे 1993 में बनाया गया था, और इसमें ये इस प्रकार के कछुए को छोड़ा गया है, कैप्टिव ब्रीड एशियन जाइंट टोटराइज को छोड़ा गया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चाइना। चाइना अपना जो है कि बॉर्डर शेयर करता है, चाइना बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। ये गलत था। देखिए अगर बात करें चाइना का, तो ये देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा ये चाइना है, और यहाँ पे अपना अरुणाचल प्रदेश है, और इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करता है इस ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम मैकमोहन लाइन भी है। और चाइना ये 1962 में हमसे ले लिया था, 1962 में अक्साई चीन वाला ये पार्ट है, ये ऊपर वाला। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने काहिरा में आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, इसमें उन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए ये है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था कायरा के अंदर। कायरा कहाँ है? कायरा इजिप्ट में पड़ता है, और ये 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 के बीच हुआ था। इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नेप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, किस ग्रेड के व्यावसायिक शिक्षा मतलब वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो वो है ग्रेड 6 से ही ग्रेड 6 है वहीं से वोकेशनल लैंग्वेज में वोकेशनल एजुकेशन देने की बात कही जा रही है, व्यावसायिक शिक्षा। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए वोकेशनल एजुकेशन आफ्टर द क्लास 5th से बाद से ये स्टार्ट हो जानी चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये। हाँ, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? इंडिया साइन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ईसीटीए इंडिया साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर हम ईसीटीए की बात करें तो ये देखिए इसको वर्चुअल साइन किया गया था सैटरडे 2 अप्रैल 2022 को। ईसीटीए ये हम ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किए थे इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? आपको पता है जैसे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज करके अंग्रेजी बोला जाता है, जो कि काफी एडवांस माना जाता है इडियम एंड फ्रेजेस का यूज करके। लेकिन किस देश ने ऐसा पहल किया है कि लोगों को जो भाषा समझ में आए, मतलब सहज हो, जो सरल हो, प्लेन लैंग्वेज एक्ट इसे बोलते हैं, कौन देश ने पारित किया है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, न्यूजीलैंड ने ऐसा कदम उठाया है कि जो बातें जो हो आसानी से समझ में आए लोगों को, इस तरह से गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने में काफी आसानी होगी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इंडिया के भी अंदर इसकी जरूरत है कि हमारे अंदर भी प्लेन लैंग्वेज एक्ट पास होना चाहिए? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियाडेम्बिस कहा जाता है कि टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो वो देश है रूस, जहाँ पर ये पाया गया है टिलियाडेम्बिस।
प्लांट पॉलिनेटर्स है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा, लिस्बन डिक्लेरेशन, अभी आते हैं हमको पता चल जाएगा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। तो ये है महासागर, ओशियन से संबंधित, ओशियन कंजर्वेशन से लेके लिस्बन डिक्लेरेशन हुआ था। इसका जो डेट था वो देख लीजिए, लिस्बन डिक्लेरेशन 17 जुलाई से लेके 17 जुलाई से 1 जुलाई के बीच था 2022 में। यूनाइटेड नेशन का ये डिक्लेरेशन है, लिस्बन डिक्लेरेशन, आवर ओशियन, आवर फ्यूचर, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है राजगृह। राजगृह, आपको पता है कि जो मगध था, मगध वो शुरुआती समय में राजगीर, राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्रा, इसके बाद पाटलिपुत्रा इसका कैपिटल रहा था। शुरुआती समय में इसका जो कैपिटल था वो राजगीर था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसे लॉर्ड सही है बताने, इसमें कुछ हमको ऑप्शंस दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज द करेक्ट बताना है। चलिए, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल ये करेक्ट बात है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जानते हैं। बिल्कुल, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। बिल्कुल, ये भी तीनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट है। आपको पता है लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन के बाद से इंडिया में जो वायसराय, जिसे गुड वायसराय ऑफ इंडिया भी कहते हैं, गुड वायसराय ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो है रिपन। तो लिटन के बाद से इंडिया का वायसराय रिपन बना था, और इसमें ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया गया था? रिपील कर दिया गया था। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो तीनों हो जाएगा। अगर हम अपने बात करें लॉर्ड लिटन का जो समय था इंडिया में, वो 1876 से लेकर 1880 के बीच था। और इसी के समय, और देखिए यहाँ पे गैगिंग एक्ट के बारे में भी हमने लिख रखा है। ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 द गैगिंग एक्ट हैड बीन पास्ड बाय द लॉर्ड कैनिंग। एक कैनिंग के द्वारा ये गैगिंग एक्ट पास किया गया था। लेकिन ये भी था रेगुलेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस। और लिटन द्वारा भी अधिनियमित जो था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी हमारे प्रेस रिलेटेड है, इसलिए गैगिंग अधिनियम के रूप में भी इसे हम जानते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला एक कथन था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल करेक्ट बात है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। करेक्ट है। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल, ये भी करेक्ट बात है। लॉर्ड मेयो का जो रेजोल्यूशन था 1870 का, उससे संबंधित हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, जिसमें ये लिखा गया, पहला ऑप्शन कह रहा है, इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट द बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंस को बाइफरकेट किया गया था 1909 में। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विस। बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, ये भी और ये भी करेक्ट है। तो इसका लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसका लिए करेक्ट आंसर 2, 3 और 4 हो जाएगा हमारा। 2, 3, 4 लॉर्ड मेयो के रेजोल्यूशन से संबंधित यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दी गई हैं, इसे देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? नीतिसार जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? नीतिसार एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय, ये रिटन की गई है कामनंदक के द्वारा। अगर हम नीतिसारा की बात करें, देखिए यहाँ पर नीतिसारा जो है वो कामनंदक द्वारा, ये एंशिएंट इंडियन बुक है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है ईश्वरदास नागर के द्वारा। ईश्वरदास नागर के द्वारा ये बुक लिखी गई, फुतुहात आलमगीरी। ये उसका पेज है, कवर पेज आप देख सकते हैं। ईश्वरदास नागर, फुतुहात ई आलमगीरी, इन्होंने ये बुक लिखी थी। ये औरंगजेब के रेन के समय थे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो वो था समुद्रगुप्त। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेस, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका, जो श्रीलंका का रूलर था, सेंट अ मिशनरी टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेंपल? तो वो था हमारा समुद्रगुप्त। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार जो है पहली बार अलग हुआ था, उसका जो डेट है वो डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1912 में, 22 मार्च 1912 में जो है कि बोथ बिहार और उड़ीसा दोनों सेपरेट हुए थे बंगाल से। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1912। पहले ये पूरा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल, स्तूप, चैत्य के नाम आते ही और बिहार का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। स्तूपा, चैत्य एंड बिहार रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। देखिए, इसे आपको पता होगा, इसे हम लोग स्तूपा कहते हैं। ये जो है ये स्तूपा है, इसको जो है कि हम लोग चैता कहते हैं, और ये बिहारा एज अ सेंस आप कोई समझ सकते हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजियस चीजें परफॉर्म की जाती थी। और चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजोनी क्या है? बिहार में सुजोनी एक प्रकार का जो होता है, एक प्रकार की कढ़ाई होती है, जो औरतें वो कपड़ों पर कढ़ाई करती हैं। चलिए देखिए, ये है वो सुजोनी जिसकी बात कही जा रही है। ये बिहार में बनता है, एक प्रकार की कढ़ाई है।
95 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में, अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में हमें बताना है ये ऑप्शंस में से कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन हमें इसमें गलत दिया गया है। तो ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, बिल्कुल इनकरेक्ट बात है ये। ये जो स्थित है वो आपको पता है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, जो ये इस समय ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट हमारा क्या है, भागलपुर। भागलपुर। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, बिल्कुल इनकरेक्ट बात है, ऐसा नहीं है। इसकी जो स्थापना है वो धर्मपाल ने की थी 783 टू 1820 के बीच। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो बौद्ध धर्म के ब्रजायना संप्रदाय यहाँ फला फूला, बिल्कुल ये तो करेक्ट बात है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, हाँ ये भी करेक्ट बात है। हमसे पूछा जाए कौन गलत है तो 1 और 2 गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, भारत में बाबर के आगमन के कारण इसमें कौन-कौन से कथन सही है? इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें बाबर के आने के बाद से भारत में हुआ तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उससे पहले भी मंगोल्स द्वारा चाइना से इंडिया में बारूद का आगमन हो चुका था। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, नहीं ऐसा भी नहीं था। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना, बिल्कुल बाबर ने तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है। अगर हम बात करें तो गन पाउडर इंट्रोड्यूस जैसे ये सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले 13th सेंचुरी में मंगोलों द्वारा कर दिया गया था, जो कि बारूद और बाबर इस्टेब्लिश किया था टिमूरी डायनेस्टी। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसी के समय में ये जो है कि मेहराब और गुंबद का परिचय हो गया था। और बाबर ने ही जो कि है युद्धों में तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले शुरुआत की थी, जो कि यहाँ पर आपसे नंबर आपको 4 दिख रहा है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 और 4। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? इसके लिए जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है सूरत। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वर कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के दौरान सूरत को जो है कि ये गेट ऑफ मक्का कहा जाता था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद थी, अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये थी ये हमारे मराठा अंपायर में देखने को मिलती है। ठीक है, इसको सेटअप किया गया था 1674 के दौरान मराठा लीडर शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधानम। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मराठा प्रशासन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोधिसत्व पदमपनी की पेंटिंग स्थित है बादामी में, बाग में, अलोरा में और अजंता में। तो इसके लिए जो होगा कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर है अजंता, यही है बोधिसत्व पदमपनी अजंता में, ये जो दिख रहा है आपको। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहयान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इसमें आपको सही बताना है। वेन्सवांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत के दौरा किया था। तो अगर इसके लिए हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फाहयान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। फाहयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। इस तरह ये हमारे दोनों ऑप्शन जो होते हैं एक दूसरे का इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए उपयुक्त में से कोई नहीं।